अध्याय 61 पलटवार 200 मिलियन। रक्त संघनन विशेषज्ञ ने सबसे पहले बोली लगाई, लेकिन बोली इतनी जोरदार थी कि उन्हें आज कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण अंतिम कीमतें पहले ही बाजार मूल्य से अधिक हो चुकी थी। इस प्रकार उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया था, जो वर्तमान में उनका सबसे बड़ा लाभ था। 300 मिलियन। कोने में बैठे एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की एक उम्रदराज आवाज आई। उस बूढ़े आदमी ने पूरे समय कभी कोई बोली नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सबने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या वह तुझी साम्राज्य के महान रसायन शास्त्री वांग लुयान नहीं है? हालांकि तुझी साम्राज्य फीनिक्स क्राई साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था और उसमें कोई कीमियागर संघ नहीं था, फिर भी उसका अपना एक कीमिया हॉल था। यदि किसी राष्ट्र के पास औषधीय गोलियों या युद्धक हथियारों का सहारा न होता तो अंततः वह नष्ट हो जाता, और युद्धक हथियार तो दूसरे स्थान पर ही आते थे। आखिर लोहे की कभी कमी नहीं होती थी। हालांकि औषधीय गोलियों की कमी तो निश्चित रूप से नहीं हो सकती थी। वह रसायन शास्त्री वांग लुयान वास्तव में तुझी साम्राज्य का स्वामी था। उसका दर्जा तो उनके सम्राट से भी कहीं अधिक था। इसका कोई और उपाय नहीं था। किसी रसायनज्ञ के समर्थन के बिना तुझी साम्राज्य देर सवेर अपने किसी बड़े पड़ोसी साम्राज्य द्वारा निगल लिया जाता। इसीलिए वांग लुयान की बोली लगते ही कई लोग डर गए, क्योंकि वह एक सम्राट के समान थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। इससे पहले उसने कभी बोली इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा था जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। उसके जैसा व्यक्ति आसानी से कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन एक बार उठा लेता तो जीत पक्की होती। एक साधारण मध्यम श्रेणी की दवा की गोली आमतौर पर 3 से 4 लाख में बिकती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि केवल कुछ ही लोग इसे खरीद सकते थे। ऐसा खजाना तो सिर्फ किस्मत से ही मिल सकता था। अगर किसी ने युद्ध में अपना हाथ खो दिया तो उसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से बहुत कम हो जाती और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन मांस और हड्डी को मजबूत करने वाली गोली जीवन रक्षक खजाने के समान थी। जिया चानफेंग और जिया बाइची को इस बात का बेहद अफसोस था कि उन्होंने और पैसे का इंतजाम नहीं किया था और वे बस देखते रह गए जब इस खजाने को किसी और ने खरीद लिया। 400 मिलियन। मार्क्विस यन की विशिष्ट आवाज गूंज उठी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह भी इसमें भाग लेंगे। 500 मिलियन। वांग लुयान ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत बोली बढ़ा दी। यही उनका आत्मविश्वास था। हालांकि मार्क्विस यन एक कुलीन व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास उतने धन संपन्न नहीं थे जितने वांग लुयान के पास थे, जो एक साम्राज्य के स्वामी थे। पूरी भीड़ यह देखकर दंग रह गई कि एक मामूली मध्यम श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली वास्तव में पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल की समान कीमत पर बेची जा रही थी। यहाँ तक कि लॉन चेन का दिल भी जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया ने कई औषधियों के सूत्र खो दिए हैं। उसकी औषधि विद्या की स्मृति में मौजूद वे प्राचीन औषधि सूत्र एक अंतहीन खजाने के समान थे। लेकिन उन्हें थोड़ी चिंता भी हुई। महज मांस और हड्डी को जोड़ने वाली एक गोली इतना हंगामा खड़ा कर सकती है। अगर दूसरों को पता चल जाए कि यह दवा की गोली उससे आई है तो ये निश्चित रूप से खतरनाक होगा। शायद इस बार उसने कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरती थी, लेकिन चूंकि बात पहले से ही ऐसी थी, इसलिए पछताने का कोई फायदा नहीं था। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि हुआयुन पवेलियन की प्रतिष्ठा इस रहस्य को सुरक्षित रखेगी। वांग लुयान की 500 मिलियन की बोली के बाद पूरी भीड़ सन्नाटे में डूब गई थी। यहाँ तक कि मार्क्विस यंग भी चुप हो गए थे। 500 मिलियन की रकम इतनी बड़ी थी कि वह उसे बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब जब नीलामी इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी तो याओ निकियान को लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे केवल लोगों में घृणा ही पैदा होती। ये देखकर कि कोई और बोली नहीं लगा रहा था, याओ निकियान ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अंत में वांग लुयान की सबसे ऊंची बोली ने मध्य श्रेणी की द्वितीय स्तर की मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली जीत ली। सभी लोग जल्दी मत जाए, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखकर कि सभी लोग उठने की तैयारी कर रहे थे, याओ निकियान मुस्कुराए और दूसरी नौकरानी से एक जैद का डिब्बा ले लिया। सबके चेहरे थोड़े अजीब से हो गए। इस साल की नीलामी वाकई दिलचस्प आश्चर्यों से भरी थी। अगला कौन सा खजाना था जो उस गोली से भी ज्यादा कीमती था? जैद का डिब्बा खोलते ही याओ निकियान ने एक औषधीय गोली निकाली, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। ये तो बिल्कुल वही गोली थी जो पहले मांस और हड्डी को मजबूत करने वाली गोली थी। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह अपनी तरह की इकलौती गोली है? क्या वे जानबूझकर इनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे? जब वांग लुयान ने वह गोली देखी तो वह तुरंत खड़ा हो गया। सभी को उम्मीद थी कि वह गुस्से से भड़क उठेगा, लेकिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह ये था कि उसने बस एक पल के लिए मूर्खतापूर्ण ढंग से उसे देखा और फिर हंस पड़ा। हाँ, अच्छा हुआ, इस बार मैं व्यर्थ नहीं आया। याओ निकियान मुस्कुराया और प्रशंसा से बोला, सचमुच एक महान रसायन शास्त्री बनने के योग्य है। इतनी दूर से ही पता चल जाता है। हाँ, ये भी मांस हड्डी पुनर्स्थापन की गोली है, लेकिन यह मध्यम श्रेणी की नहीं बल्कि उच्च श्रेणी की है। क्या? जी हाँ, यह एक उच्च श्रेणी की प्राचीन औषधि है। मध्यम श्रेणी की औषधि केवल रक्त संघनन और उससे नीचे के स्तर के लिए ही उपयोगी होती है, लेकिन ये बहुमूल्य उच्च श्रेणी की औषधि टेंडन रूपांतरण विशेषज्ञों के लिए भी कारगर है, याओ निकियान ने गंभीरतापूर्वक समझाया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के विशेषज्ञ, यही तो फीनिक्स क्राई साम्राज्य का चरम था। उच्च गुणवत्ता वाली मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली। प्रारंभिक बोली 200 मिलियन, 400 मिलियन। सबसे पहले चिल्लाने वाला व्यक्ति वास्तव में वांग लुयान था। इतना ही नहीं, उसने तुरंत बोली की कीमत बढ़ा दी, जिससे स्पष्ट था कि वह देरी नहीं करना चाहता था और इसे हासिल करने का अपना दृढ़ संकल्प प्रदर्शित कर रहा था। रसायन शास्त्रियों की समृद्धि देखकर सभी ने आह भरी। 50 करोड़। वांग लुयान के तुरंत बाद मार्क्विस यंग ने बोली लगाई। सभी को इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने की उत्सुकता थी। भाई चुयान, क्या आपको लगता है कि मार्क्विस यंग वांग लुयान को हरा सकते हैं? शिया चानफेंग ने पूछा। इस बार मार्क्विस यंग के लिए ये दवा बेहद जरूरी है। चाहे उन्हें अपनी पूरी दौलत ही क्यों न खर्च करनी पड़े, वे फिर भी बोली लगाएंगे, युवराज ने आह भरते हुए कहा। ऐसा क्यों? जिया चानफेंग थोड़ा हैरान था। ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ एक दवा की गोली इतनी कीमती हो सकती है। भाई शिया को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। 12 साल पहले मार्क्विस यंग ने एक प्रतिद्वंदी से लड़ाई की थी और उसे हराने के प्रयास में उनकी कुंडली कट गई थी। उस समय उन्होंने अपने स्वाभिमान के कारण इलाज कराने से इनकार कर दिया था। वह उस घटना को और अधिक मेहनत से साधना करने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। उस समय से उसने जी तोड़ मेहनत से प्रशिक्षण शुरू किया और अंततः टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया।
लेकिन टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए अपनी नसों को मजबूत करना और उन्हें अस्थि मज्जा से जोड़ना आवश्यक है। एक उंगली खो देने के कारण उसकी एक नस गायब हो गई थी। इस प्रकार इसका उसकी साधना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन चूंकि उसकी उंगली को काटे हुए काफी समय हो गया था, इसलिए इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। उसने कई साल साम्राज्यों में भटकते हुए बिताए, लेकिन उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिला। पिछली बार वांग लुयान को जीतने देने का कारण यह था कि वह एक मध्यम श्रेणी की मांस अस्थि पुनर्स्थापन गोली थी। ये केवल रक्त संघनन साधना करने वालों के लिए ही उपयोगी थी। अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। सिर्फ एक छोटी सी संभावना पर 500 मिलियन खर्च करना कुछ ज्यादा ही था, इसलिए उसने इसे जाने दिया। लेकिन अब यह उच्च श्रेणी की मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली मानो ईश्वर का वरदान है, इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वह इसे प्राप्त कर लेगा। अगर वांग लुयांग ने मना कर दिया तो हे चू यांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अगर वांग लुयांग ने चतुराई से काम लेने से इनकार कर दिया तो उसके लिए फीनिक्स क्राई साम्राज्य को छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भले ही वह किसी साम्राज्य का शासक होता, लेकिन वह साम्राज्य फीनिक्स क्राई साम्राज्य के बराबर नहीं था। मार्क्विस यंग अपने खजाने के लिए किसी को भी मारने से नहीं हिचकिचाता। शिया चानफेंग और शिया बाइची ने सिर हिलाया। रसायन शास्त्री सभी बेहद अहंकारी होते हैं। शायद इन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा इस नीलामी से आगे भी जारी रहेगी। जब वांग लुयांग ने देखा कि मार्क्विस यंग उसके खिलाफ इतनी जोरदार बोली लगा रहा है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह जानता था कि मार्क्विस यंग शायद इस गोली को बहुत जरूरी समझता है, लेकिन उसे हार मानने के लिए मनाना नामुमकिन था। उच्च श्रेणी की मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली की मदद से उसके लिए संबंधित गोली का फॉर्मूला पता लगाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और एक बार जब उसे गोली का फॉर्मूला पता चल जाएगा तो उसका नाम आसमान तक गूंज उठेगा। इसके अलावा रसायन शास्त्रियों के पास पैसों की कमी नहीं थी। बेशक इसमें उन नौसिखियों को शामिल नहीं किया गया था जो अपने शोधन में इतनी बार असफल हुए कि अक्सर दिवालिया हो गए। जैसे ही वांग लुयांग दोबारा बोली लगाने ही वाले थे कि मार्क्विस यंग की मधुर आवाज सुनाई दी, ग्रैंड मास्टर वांग, ये औषधि मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। इसे प्राप्त करने के बाद मैं ग्रैंड मास्टर को इस पर अध्ययन करने के लिए कई दिन दे सकता हूँ। एक छोटी सी औषधि के लिए हमारे दोनों साम्राज्यों के संबंधों को खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे भीड़ सचमुच स्तब्ध रह गई। मार्क्विस यंग वांग लुयांग को हार मानने पर मजबूर करने के लिए गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दवा की गोली उनके लिए वाकई बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि याओ निकियान का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। ये कदम स्पष्ट रूप से नीलामी में बाधा डाल रहा था, लेकिन मार्क्विस यंग और वांग लुयांग दोनों ही उच्च प्रतिष्ठा वाले लोग थे और उनके ग्राहक थे। अगर वह इन दोनों को फटकार लगाती तो इससे न केवल कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि उनकी प्रतियोगिता में बने रहने की संभावना भी बहुत कम हो जाती। इसके अलावा उन दोनों को दंडित करने से हुआयुन पवेलियन की प्रतिष्ठा पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। याओ निकियान को मार्क्विस यंग की वह स्त्री जैसी आवाज से नफरत होने लगी। मार्क्विस यंग मजाक कर रहे होंगे। ये बूढ़ा आदमी तो मुकाबला करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अब पैसे नहीं है। वांग लुयांग हल्के से हंसे। अंत बेहद निराशाजनक रहा। आखिर वांग लुयांग किस तरह का इंसान था? क्या अब उसके पास पैसे नहीं बचे? ये स्पष्ट रूप से मार्क्विस यंग को इज्जत देने और एक अजीबोगरीब स्थिति से निकलने का उसका तरीका था। याओ निकियान बेहद गुस्से में थी, फिर भी उसके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान बरकरार थी। नीलामी अब खत्म होने वाली थी, इसलिए वह कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी। मास्टर मार्क्विस यंग ने 500 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगा सकता है? 500 मिलियन लोग एक बार जा रहे हैं। 500 मिलियन लोग 2 बार जा रहे हैं। 500 मिलियन जा रहे हैं। मार्क्विस यंग अपने निजी कमरे में आराम कर रहे थे। याओ निकियान की आवाज में व्याप्त बेबसी सुनकर वे ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। इस तरह की भावनाओं में डूबना उन्हें बेहद पसंद था, लेकिन एक सुस्त आवाज ने तुरंत उसके चेहरे के भाव बदल दिए। यहाँ तक कि उसके हाथ में रखी चाय भी छलक गई। 600 मिलियन, 600 मिलियन। वह आवाज बेहद युवा और सुस्त थी। सबने अपना सिर घुमाकर उस निजी कमरे की ओर देखा जहां से वह आवाज आई थी। जब उन्होंने देखा कि यह लॉन चेन का निजी कमरा है, तो कई लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। जब लॉन चेन स्टार फ्यूजन ग्रास प्राप्त करने ही वाला था, तब मार्क्विस यंग ने जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कही थी जिनसे जिया बाइची भड़क उठा और लॉन चेन ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। अब लॉन चेन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह बदला लेना चाहता है। अंदर कई लोग लॉन चेन की प्रशंसा कर रहे थे। पूरे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में बहुत कम लोग ऐसे थे जो मार्क्विस यंग से प्रतिस्पर्धा करने का साहस रखते। मार्क्विस यंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक चुप रहने वाला लॉन चेन अचानक उनसे पंगा लेने का मौका ढूंढेगा। 700 मिलियन, लेकिन इस समय वह पीछे नहीं हट सकता था। वह दवा की गोली उसे हर हाल में हासिल करनी थी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अन्यथा अपनी हैसियत के चलते वह वांग लुयांग से विनती करने के लिए अपना चेहरा इतना कठोर क्यों बनाता? ये दवा उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। लॉन चेन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई। अब वह मार्क्विस यंग से उसके किए का बदला ले सकता था। उसे अंदर से ताजगी और उमंग का एहसास होने लगा। वह हमेशा से ही जिया चानफेंग के निजी कमरे पर नजर रखने के लिए अपनी दैवीय बुद्धि का इस्तेमाल करता रहा था। उनसे ये जानने के बाद कि मार्क्विस यंग इस मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली को बेहद जरूरी मानता है, अगर वह बदला लेने नहीं गया तो वह लॉन चेन नहीं कहलाएगा। हालांकि वह जानता था कि मार्क्विस यंग को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। सबसे पहले वह अपना कुछ गुस्सा शांत करना चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि मार्क्विस यंग इतनी छोटी सी बात पर उसके खिलाफ इतना कठोर कदम उठाएगा। रसायन शास्त्रियों के संघ का समर्थन प्राप्त होने के कारण उसे मार्क्विस यंग को उकसाने का पूरा भरोसा था। 800 मिलियन, ऊंची बोली लगाने के बावजूद हुआयुन पवेलियन ने उसे कोई चेतावनी नहीं भेजी। याओ निकियान मन ही मन बहुत उत्साहित थी, हालांकि उसने अपनी भावनाओं को बड़ी कुशलता से छिपाए रखा। मास्टर लॉन चेन ने 800 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगा सकता है? यदि नहीं, तो यह उच्च श्रेणी की मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली उन्हें सौंप दी जाएगी, याओ निकियान ने घोषणा की। एक पल रुके, मुझे संदेह है कि लॉन चेन के पास वास्तव में इतना पैसा है। वह तो बस खोखले वादे कर रहा है। मार्क्विस यंग की स्त्री जैसी आवाज में अब क्रोध का अंश झलक रहा था। हालांकि उन्होंने इसे दबा रखा था, फिर भी लोग उनकी आवाज में आक्रोश को महसूस कर सकते थे।
क्या मार्क्विस यंग हमारी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं? याओ निकियान की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से से कहा, युवा मास्टर लॉन चेन ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के शिष्य हैं। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में हर कोई ये जानता है। नीलामी से पहले ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने अपना सारा क्रेडिट युवा मास्टर लॉन चेन को हस्तांतरित कर दिया था। क्या मार्क्विस यंग को अब भी लगता है कि युवा मास्टर लॉन चेन खोखले वादे कर रहे हैं? याओ निकियान के शब्द काफी सीधे और असभ्य थे। जाहिर है मार्क्विस यंग ने नियमों का उल्लंघन करके उसे सचमुच नाराज कर दिया था। अब जब उसे मौका मिल गया था तो वह स्वाभाविक रूप से अपना कुछ गुस्सा निकाल लेगी। वह एक स्त्री थी और स्त्रियां मन में बैर रखना जानती थी। एक बार किसी स्त्री को क्रोधित कर दिया जाए तो वह फिर कभी कोमल और सौम्य नहीं रहती। जब सबको पता चला कि ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने अपना क्रेडिट लॉन चेन को ट्रांसफर कर दिया है तो सब लोग चौंक गए। इसका मतलब था कि लॉन चेन को पूरे रसायन शास्त्री संघ का पूरा समर्थन प्राप्त था। इस तरह की गारंटी का मतलब था कि लॉन चेन जो चाहे खरीद सकता था। भला कौन ये कहने की हिम्मत कर सकता था कि उसके पास पैसे नहीं है? लेकिन लॉन चेन भी हैरान रह गया। उसे इस बारे में कैसे पता नहीं चला, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि मार्क्विस यंग के कार्यों से हुआयुन पवेलियन नाराज हो गया था। वे मार्क्विस यंग को करारा जवाब देने के लिए ही उसका समर्थन कर रहे थे। मार्क्विस यंग का चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। अगर याओ निकियान की बात सच थी तो वह वाकई वित्तीय संसाधनों के मामले में लॉन चेन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। 1 अरब। मार्क्विस यंग ने अपना गुस्सा दबाकर बोली को पूरे 200 मिलियन बढ़ा दिया। 1 अरब सोने के सिक्के सिर्फ एक दूसरे दर्जे की दवा खरीदने के लिए, ये तो वाकई अभूतपूर्व था। मार्क्विस यंग की वित्तीय क्षमता को देखते हुए 1 अरब सोने के सिक्के उनकी कई वर्षों की बचत के बराबर थे। भाई लॉन्ग, आप दोबारा बोली क्यों नहीं लगा रहे? ये तो पहले से ही काफी डरावना है। शो हो चुपचाप कांप रहा था। जब लॉन चेन ने बोली लगाई थी तब वे सब पूरी तरह से हैरान रह गए थे। उसके मुंह का एक साधारण सा खुलना ही 100 मिलियन सोने के बराबर था। भले ही वह पैसा उनका न हो, फिर भी ये चौंका देने वाला था। लेकिन लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे पूरा शक था कि मार्क्विस यंग ने ही उसकी साधना शक्ति चुराई थी। अब बस उसे थोड़ा सा आनंद वापस मिल रहा था। 1 अरब 500 मिलियन। शो हो के अपनी बात खत्म करते ही लॉन चेन ने बोली बढ़ा दी, जिससे शो हो लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। मार्क्विस यंग ने अभी एक ही झटके में कीमत में 200 मिलियन की बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब लॉन चेन और भी क्रूर हो गया। उसने सीधे कीमत में आधा अरब की बढ़ोतरी कर दी। वह स्पष्ट रूप से युन क्यूई के पैसे का इस्तेमाल मार्क्विस यंग को दबाने के लिए कर रहा था। भीड़ में सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ तक कि वांग लियान भी अचंभित था। वह कीमत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। हालांकि उसके पास केवल मध्यम श्रेणी की मांस हड्डी पुनर्प्राप्ति गोली थी और वह उच्च श्रेणी की गोली से निम्न स्तर की थी, फिर भी इस बात की काफी संभावना थी कि वह इसका अध्ययन करके गोली का सूत्र पता लगा ले। इसलिए उसने इस समय हार मान ली थी। चटक। मार्क्विस यंग के हाथ में मौजूद चाय का प्याला चकनाचूर हो गया और यहाँ तक कि उनके शरीर पर गिरी चाय भी उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं हुई। उसके माथे पर नीली नसें फड़क रही थी। अगर उसे ये पता न होता कि हुआयुन पवेलियन को एक शक्तिशाली समर्थक का समर्थन प्राप्त है तो वह पहले ही लॉन चेन को मारने के लिए निकल पड़ा होता। लॉन चेन, क्या तुम इस गोली को इतनी बुरी तरह से पाना चाहते हो? मार्क्विस यंग ने ठंडे स्वर में पूछा। लॉन चेन हंस पड़ा। वह समझ गया था कि मार्क्विस यंग ने ये शब्द दांत भींचकर कहे थे। दूसरे शब्दों में वह बेहद क्रोधित था, शायद लॉन चेन से भी ज्यादा क्रोधित, जब वह स्टार फ्यूजन ग्रास प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। खैर, असल में यह चीज मेरे लिए लगभग बेकार है, लॉन चेन ने उदासीनता से कहा। तो फिर तुम जानबूझकर मुझे अपना दुश्मन बना रहे हो? मार्क्विस यंग क्रोधित हो उठा। आप इसे इस तरह नहीं कह सकते। मेरे पास इसे प्राप्त करने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि यह एक प्राचीन गोली है। भले ही इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़े, फिर भी यह इसके लायक है। अगर मैं इसे अपने गुरु के पास वापस ले जाऊं तो वे मुझे डांटेंगे भी नहीं, बल्कि वे मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि तुमने अभी मुझे गुस्सा दिला दिया। मेरा स्वभाव थोड़ा अजीब है, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरा कारण यह है कि आपकी ही तरह मेरे पिता भी इस फीनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 महान स्तंभों में से एक हैं। वे अपना दिन भर सीमा की रक्षा करते हुए, लगातार दुश्मनों से लड़ते हुए और वीरतापूर्ण कार्य करते हुए बिताते हैं। लेकिन मेरा परिवार कंगाल हो गया, यहाँ तक कि 1 दर्जन नौकर भी नहीं रख पा रहा था। लेकिन आप, मार्क्विस यंग, जो मेरे पिता के समान स्तर पर हैं, अपना दिन शाही महल में आलस करते हुए बिताते हैं, फिर भी आपके पास इतना पैसा है। तो मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि हमारे बीच कितना अंतर है। वरिष्ठ मार्क्विस यंग कितने अमीर हैं, उनके पास मेरे लॉन परिवार की तुलना में कितने गुना अधिक धन है। लॉन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ मौजूद अधिकांश लोग फीनिक्स क्राई साम्राज्य के सदस्य थे। हालांकि लॉन चेन ये सब कहते हुए हंस रहा था, लेकिन हर कोई उसकी नाराजगी को महसूस कर सकता था। तो तुम मुझसे अंत तक लड़ना चाहते हो? मार्क्विस यंग ने हल्के स्वर में पूछा और अपनी टूटी हुई चाय के कप की ओर देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। ऐसा नहीं है, शायद अगर आप कीमत फिर से बढ़ा दे तो आप जीत जाएंगे, या शायद अगर कुछ लोग चतुराई से अपनी माफी मांग ले तो मेरा लॉन परिवार इस पर विचार करेगा और इस प्रतियोगिता से हट जाएगा। लॉन चेन ने कहा। हाँ, ठीक है, शेर बाप का बेटा शेर ही होता है। नई पीढ़ी वाकई पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाती है। मैं आज हार स्वीकार करता हूँ। मुझे आखिरी बार बेशर्मी से एक और बोली लगाने दीजिए। 1 अरब 501 मिलियन। मार्क्विस यंग हंसते हुए बोले। सभी लोग अचंभित थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉन चेन वास्तव में मार्क्विस यंग को सिर झुकाने पर मजबूर कर देगा। मार्क्विस यंग द्वारा हार स्वीकार करना ही सब कुछ बयां कर गया। लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि वह मार्क्विस यंग की न्यूनतम बोली तक पहुंच चुका था। उसके द्वारा मात्र 1 मिलियन की बढ़ोतरी का स्पष्ट अर्थ था कि यदि लॉन चेन एक और बोली लगाता तो वह बोली छोड़ देता। लेकिन अगर उसने हार मान ली तो वह कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। लॉन चेन जानता था कि फायदे में रहते हुए कब रुकना चाहिए, इसलिए उसने बोली दोबारा नहीं बढ़ाई। आज का दिन तो मानो उसकी जीत ही थी। अपने पिता के बराबर के एक माहिर को उसने परास्त कर दिया था। इतना ही नहीं, इस भव्य मंच पर उसने अपने गुस्से का कुछ अंश भी निकाल लिया था। लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं थी। वह मार्क्विस यंग को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता था, अन्यथा अगर मार्क्विस यंग सचमुच क्रोधित हो जाता तो वह उसे बिना कोई सुराग छोड़े गायब कर देता। यहाँ तक कि रसायन शास्त्रियों का संघ भी इसकी जांच नहीं कर पाता।
और अगर उस समय उन्होंने जांच की भी होती तो वह तब तक मर चुका होता, इसलिए कोई फायदा नहीं था। बदला धीरे धीरे ही लेना था। याओ निकियान फिर से मुस्कुराने लगी थी। ये देखकर कि कोई और प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अंततः माक्विसियन की इच्छा पूरी हुई और उन्हें मांस हड्डी पुनर्स्थापन की गोली प्राप्त हुई। अचानक रंगीन कागज बरसने लगे और संगीत बजने लगा। रंग बिरंगी पोशाक पहने 12 युवतियां मनमोहक नृत्य करने लगी। याओ निकियान ने सभी प्रतिभागियों को हार्दिक धन्यवाद दिया। इस बार हुआयुन पवेलियन की नीलामी अंततः समाप्त हो गई। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। लॉन चेन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने निजी कमरे से बाहर निकलने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि अधिकांश लोग चले नहीं गए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी मुलाकात कई लोगों से हो गई। वे लोग थे जिया चानफेंग, चू यांग और जिया बाइची। लॉन चेन, यून क्यूई के समर्थन से घमंड मत करो। महारानी ने तीसरी राजकुमारी को मेरे भाई को देने का फैसला कर लिया है। आगे चलकर वह मेरे भाई की पत्नी बनेगी, इसलिए तुम्हारे जैसे तुच्छ किसान को उसके प्रति कोई बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, शिया बाइची ने ताना मारते हुए कहा। ओह, क्या तुम वही औरत नहीं हो जो अपने मालिक के साथ सो रही थी? अब जब तुम्हारे मालिक चले गए हैं तो क्या तुम्हें उनकी सेवा करने नहीं जाना चाहिए? लॉन चेन के कुछ कहने से पहले ही शॉहो ने पलटवार कर दिया। लॉन चेन के साथ इतने लंबे समय तक उलझे रहने के कारण वह काफी आत्मविश्वासी हो गया था। थोड़ी बहुत परेशानी पैदा किए बिना उसे चैन नहीं मिलता था। शिया बाइची के चेहरे के भाव बदल गए। शॉहो के शब्द उसके लिए एक करारा तमाचा थे। उस दिन शिया बाइची बेकाबू हो गई थी और उसने कई लोगों के सामने कुछ शर्मनाक बातों का खुलासा कर दिया था। हालांकि किसी ने भी उसके सामने इस पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। अंत में भीड़ की दूरी के कारण उसने खुद को ये सोचकर धोखा दिया कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तुम खुद मुसीबत मोल ले रही हो। शिया बाइची आगे बढ़ने ही वाली थी कि शिया चानफेंग ने उसे पीछे खींच लिया। आखिर ये हुआयुन मंडप का इलाका था और यहाँ लड़ाई मना थी। लॉन चेन, ये तय है कि चू याओ मेरी पत्नी बनेगी। कोई गलतफहमी मत पालिए, मैं ग्रैंड शिया का राजकुमार हूँ, जबकि आप सिर्फ एक कुलीन उत्तराधिकारी हैं। हमारी हैसियतें बिल्कुल अलग हैं, शिया चानफेंग ने उदासीनता से कहा। लॉन चेन ने मानो उसकी बात सुनी ही नहीं। वह जानता था कि उनके आने का मकसद उसे उकसाना था। उन्हें ये खबर काफी समय पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए उकसावे का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक लॉन चेन ने युवराज के पीछे खड़े एक गार्ड को देखा और कहा, लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। उस गार्ड ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं युवराज का गार्ड हूँ, इसलिए आपका मुझे देखना स्वाभाविक है। नहीं, मुझे लगता है मैंने आपको एक खास जगह पर देखा है। उदाहरण के लिए मार्शल आर्ट अखाड़े के पास। लॉन चेन ने उसे गौर से देखा। उस गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लॉन चेन की ओर देखता रहा। लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जिया चानफेंग से कहा, तुम्हारा चेहरा काला पड़ रहा है, तुम पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। सावधान रहने की कोशिश करो। इतना कहकर वह अपने दोस्तों को हुआयुन मंडप से बाहर ले आया। लेकिन उसके जाते ही फुगुई दौड़कर उसके पास आ गया। बॉस आपसे मिलना चाहता है। हुआयुन पवेलियन के एक आलीशान अतिथि कक्ष में लॉन चेन आकर्षक याओ निकियान के साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा, आप ही है बॉस? वो प्यारी सी हंसी हंसते हुए बोली, क्या मैं आपके लिए काफी बड़ी बॉस नहीं हूँ? उसकी हंसी के साथ साथ उसकी छाती भी हिल रही थी। लॉन चेन के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह वाकई काफी बड़ी थी। लेकिन वह सिर्फ सीना चाहने वाला आदमी नहीं था, वह मेन क्यूई की सुरुचिपूर्ण सौंदर्य बोध को या शायद चू याओ के भव्य और सभ्य स्वभाव को अधिक पसंद करता था। तुम मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कह रहे थे? लॉन चेन ने हल्के से पूछा। ये देखकर कि लॉन चेन पर उसके आकर्षण का कोई असर नहीं हुआ, याओ निकियान थोड़ी चिढ़ गई। ये वाकई एक झटका था। वह अपनी मोहत्ता को लेकर बेहद आश्वस्त थी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, एक और आवाज सुनाई दी। निकियान, कोई गड़बड़ मत करो। एक और महिला चलकर आई। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह देखने में बेहद साधारण लग रही थी, फिर भी उसे एक बहुत ही संभ्रांत और सभ्य आभा झलक रही थी। कितना असंवेदनशील आदमी है। बड़ी बहन, मैं जा रही हूँ। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। कमरे से निकलते समय याओ निकियान ने लॉन चेन को एक तीखी नजर से घूरना नहीं भूला। सबसे पहले तो मैं आपको इतनी हिम्मत से यहाँ आमंत्रित करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। ये छोटी बच्ची बाई लिंग है। नमस्कार, युवा स्वामी लॉन चेन। उस महिला ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। मैडम बहुत ही विनम्र है। लॉन चेन ने भी थोड़ा झुककर अभिवादन किया। मुझे पता है कि युवा स्वामी लॉन चेन का समय कीमती है, इसलिए मैं संक्षेप में ही बात करूंगा। आपको यहाँ बुलाने का पहला कारण मुनाफे के बंटवारे पर चर्चा करना था। दोनों दवाइयाँ कुल मिलाकर 2 अरब 1 मिलियन सोने के सिक्कों में बिकी। ये बहुत बड़ी रकम है। बाय लॉन भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। हालांकि उन्होंने उन दोनों औषधीय गोलियों की कीमतों का पहले से ही काफी अधिक अनुमान लगा रखा था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह की उथल पुथल को जन्म देंगी। और स्वयं लॉन चेन ने भी नीलामी की कई वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की थी। ये कहा जा सकता है कि इस बार उनकी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये तुम्हारा हिस्सा है। बाई लिंग ने उसे एक क्रिस्टल कार्ड दिया। कार्ड पर 1 अरब सोने के सिक्के देखकर लॉन चेन खुशी से झूम उठा। अब उसे पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि हुआयुन पवेलियन ने इसकी गणना कैसे की थी, लेकिन अब उसके लिए ये रकम नगण्य थी, इसलिए उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। धन्यवाद, हमें तो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नीलामी में आपके योगदान से इस बार की नीलामी में इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। बाय लिंग हंसते हुए बोली। लॉन चेन मुस्कुराया, ये समझते हुए कि इसका मुख्य कारण यह था कि उसने माक्विसियन को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया था। नहीं, पवेलियन के समर्थन के बिना मैं उस आक्रोश को भी दूर नहीं कर पाता। बाय लिंग थोड़ी चौंक गई। वह हंसते हुए बोली, मुझे लगता है कि युवा स्वामी लॉन चेन को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। हमने आपका समर्थन नहीं किया। ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने हमें आपका ख्याल रखने के लिए कहा था। आप जो कुछ भी खरीदना चाहते थे, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, उन्होंने कहा था कि वे उसका भुगतान करेंगे। ग्रैंड मास्टर यून क्यूई। लॉन चेन बेहद भावुक हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने गुपचुप तरीके से उसकी मदद की थी। जाहिर है वह उस पर कड़ी नजर रख रहे थे। इस बार हम दोनों को एक दूसरे की मदद करने से लाभ हुआ है। युवा स्वामी लॉन चेन की मदद से हमारे हुआयुन पवेलियन ने इस बार सचमुच अपार सफलता प्राप्त की है। इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आपको एक उपहार देता हूँ।
उसके हाथ में एक किताब आ गई। ये हमारे भंडारगृह में मौजूद सभी खजानों की सूची है, आप इनमें से एक वस्तु ले सकते हैं। लॉन चेन हैरान था, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह इतने अच्छे अवसर को ठुकरा नहीं सकता था। हुआयून पवेलियन को इतना पैसा कमाने में मदद करने के बाद उसे इनाम मिलना बिल्कुल उचित था। किताब खोलते ही उसने देखा कि उसमें वाकई काफी अच्छी चीजें थी। हालांकि उनकी वार्षिक नीलामी अभी अभी समाप्त हुई थी, फिर भी उसमें अनगिनत अनमोल वस्तुएं मौजूद थी। लॉन चेन ने युद्ध कौशलों को देखने की जहमत भी नहीं उठाई। अब पृथ्वी स्तर के कोई कौशल बचे ही नहीं थे, उनमें केवल नश्वर स्तर के कौशल थे और उसे उस स्तर के किसी कौशल की अब आवश्यकता नहीं थी। कवच और हथियार भी उसे शोभा नहीं देते थे, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ओह, हॉट रॉड ग्रास! वह एक जहरीली घास थी। अगर उसे परिष्कृत करके जहर बनाया जाए तो वह अत्यंत तीव्र विषैली होगी। हॉट रॉड घास से प्राप्त विषैले अर्क को तीर के सिरों पर लगाया जा सकता था। ऐसा तीर द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों को भी मार सकता था। मैं इसे चुनूंगा। लॉन चेन ने हॉट रॉड घास की ओर इशारा किया। जब बाय लिंग ने उनका चयन देखा तो वह थोड़ी हैरान रह गई। ये हॉट रॉड ग्रास बहुत विषैली तो है, लेकिन उतनी मूल्यवान नहीं है। क्या युवा स्वामी इस पर थोड़ा और विचार करना चाहेंगे? हॉट रॉड घास की एक टहनी की कीमत कुछ लाख सोने के सिक्कों के बराबर ही थी। बाय लिंग चाहती थी कि वह कोई बेहद कीमती खजाना चुने। आखिर लॉन चेन ने उनके हुआयून पवेलियन को काफी मुनाफा कमाने में मदद की थी, यही उनके लिए लॉन चेन का एहसान जीतने का तरीका था। लेकिन उसने केवल एक औषधीय घास चुनी जिसकी कीमत कुछ लाख सोने के सिक्कों के बराबर थी। स्वाभाविक रूप से यह उसके लिए असहज स्थिति थी। मुझे बाकी चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं है। ये हॉट रॉड ग्रास मेरे लिए थोड़ा अध्ययन करने के लिए एकदम सही है, लॉन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कुछ और क्यों नहीं चुन लेते? बाय लिंग ने पूछा। ये तो ठीक नहीं होगा, है ना? लॉन चेन हंसते हुए बोली। कोई दिक्कत नहीं है, हुआयून पवेलियन में मैं जो कहती हूँ वही होता है, बाय लिंग ने आत्मविश्वास से कहा। ये लॉन चेन के लिए एकदम सही था, क्योंकि वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि उनके पास और कौन कौन सी विचित्र चीजें हैं। जब उसने लगभग पूरी किताब पलट ली तो अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नाइट डेविल की खोपड़ी। हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उनका दिल जोर से धड़कने लगा था। ये सचमुच एक अनमोल खजाना था। क्या मैं इस रात्रि शैतान की खोपड़ी को उठा सकता हूँ? लॉन चेन ने पूछा। बिल्कुल, बाय लिंग मुस्कुराए। हालांकि नाइट डेविल की खोपड़ी 10 लाख सोने के सिक्कों से भी अधिक की थी, लेकिन इस पर इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। महज थोड़े ही समय में लोग हॉट रॉड ग्रास और नाइट डेविल की खोपड़ी लेकर आए। हॉट रॉड घास को 1 फुट लंबी सीलबंद बोतल में पैक किया गया था। हालांकि बोतल कसकर बंद थी, फिर भी उसमें से बेहद तीखी गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह गंध उनकी नाक में घुसकर उनके फेफड़ों में आग लगा देगी। हॉट रॉड ग्रास की उस एक टहनी को देखकर लॉन चेन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। यह निश्चित रूप से ठीक से परिपक्व हो चुकी थी और इसकी विषाक्तता बहुत अधिक थी। नाइट डेविल की खोपड़ी की बात करें तो वह एक इंसान जितनी लंबी थी। वह देखने में एक बेहद डरावने चमगादड़ के सिर जैसी लगती थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हॉट रॉड ग्रास और नाइट डेविल की खोपड़ी को अपनी स्पेशल रिंग में रख दिया। फिर बाय लिंग को धन्यवाद देते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय लिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। युवा स्वामी लॉन चेन बहुत ही विनम्र है। जैसा कि मैंने कहा, आपको यहाँ आमंत्रित करने का पहला कारण आपका धन्यवाद करना था। दूसरा कारण ये पूछना था कि क्या युवा स्वामी लॉन चेन मेरे हुआयून संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हैं? हुआयून संप्रदाय? लॉन चेन चौंका। बिल्कुल सही, हुआयून पवेलियन मेरे हुआयून संप्रदाय के शाखा उद्योगों में से एक है, बाय लिंग हंसते हुए बोली। क्या इसका मतलब यह है कि युवती बाय इस संप्रदाय की शाखा की शिष्याओं में से एक है? लॉन चेन ने पूछा। बाय लिंग ने सिर हिलाया। बाय लिंग प्रतिभाशाली नहीं है और फीनिक्स क्राई एम्पायर के हुआयून पवेलियन के प्रभारी हुआयून संप्रदाय का सिर्फ एक बाहरी शिष्य है। लॉन चेन चौंक गया। तो ये बाय लिंग वास्तव में शाखा मंडप का स्वामी और हुआयून संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य था। दरअसल युवा गुरु की प्रतिभा और औषधियों में उनकी महारत के बल पर युवा गुरु शीघ्र ही इन असभ्य पिछड़े क्षेत्रों से बाहर निकल सकेंगे। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में यह मेरा तीसरा वर्ष है। अब युवा गुरु लॉन चेन की सहायता से मैं अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गई हूँ। अब जब मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगी तो मुझे आंतरिक शिष्य के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। उनकी आंखों में आशा झलक रही थी। इसलिए इस उपकार के प्रतिफल स्वरूप मैं आपको निःसंकोच यह निमंत्रण देती हूँ। यदि आप मेरे हुआयून संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो आपको निश्चित रूप से विकास के सर्वोत्तम अवसर मिलेंगे। लॉन चेन भावुक हुए बिना नहीं रह सकी और उसने पूछा, इन असभ्य भूमियों से आपका क्या मतलब है? हाँ, युवा स्वामी को शायद पता ना हो, लेकिन ये दुनिया इतनी विशाल है कि आपकी कल्पना से परे है। फीनिक्स क्राई साम्राज्य तो सागर में पानी की एक बूंद मात्र है। इस क्षेत्र को असभ्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साधना जगत से बहुत दूर है। इसलिए मैंने कहा था कि आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको किसी अधिक विस्तृत भूमि पर जाकर विकास करना चाहिए, तभी आप घुटन से बच पाएंगे, बाय लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब उन विशाल भूभागों के बारे में बताने की बात आई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये पहली बार था जब लॉन चेन ने बाहरी दुनिया के बारे में सुना था। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई ने उससे इस विषय पर शायद ही कभी चर्चा की थी और बाय लिंग ने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि लॉन चेन उत्सुक था, लेकिन उसने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वह हंसते हुए बोला, आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं कभी फीनिक्स क्राई छोड़कर बाहरी दुनिया देखना चाहूँ तो मैं आपको ढूंढने जरूर जाऊंगा। उनके शब्द अत्यंत चतुराई भरे थे। उन्होंने न तो सहमति जताई और न ही इनकार किया। बाय लिंग ने आह भरी, लगता है तुम अभी फीनिक्स क्राई को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुरंत संप्रदाय लौट रही हूँ। ठीक है, अगर तुम फीनिक्स क्राई छोड़ देती हो और तुम्हें कोई उपयुक्त संप्रदाय नहीं मिलता तो मेरे हुआयून संप्रदाय को याद रखना। ये लो, ये मेरा चिन्ह है, इसके साथ तुम हुआयून संप्रदाय में आकर मुझसे मिल सकती हो। बाय लिंग से जेड की पट्टिका प्राप्त करते हुए लॉन चेन ने कहा, तो मैं आपकी मदद के लिए छोटी मालकिन को धन्यवाद देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे उस विशाल आकाश में वाकई दिलचस्पी है जिसके बारे में आप बात कर रही थी। दुर्भाग्यवश उनके सामने बहुत सारी परेशानियां थी जिन्हें उन्हें सुलझाना था और बाय लिंग के लिए उनका इंतजार करना संभव नहीं था, क्योंकि यह उनके लिए बाहरी शिष्या से आंतरिक शिष्या बनने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि दोनों चीजें कितनी अलग थी, लेकिन वह समझ गया था कि यह उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि वह अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पा रही थी।
लॉन चेन के जाते ही बगल का दरवाजा खुला और याओ निकियान अंदर आ गई। वह हैरान थी और बोली, इस लॉन चेन ने तो बहन का निमंत्रण ही ठुकरा दिया। अस्वीकृति तो सामान्य बात है, ये लॉन चेन तुम्हारी तरह सीधा साधा नहीं है। वह बेहद चालाक है। वह निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातों पर विचार कर रहा है जिन्हें उसने अभी तक प्रकट नहीं किया है। बाय लिंग ने आह भरते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है। अगर तुम उसे, जो असीम संभावनाओं वाला एक औषधि साधक है, हमारे हुआयुन संप्रदाय में लाने में कामयाब हो जाते तो शायद तुम्हें मुख्य शिष्य का पद भी मिल जाता। क्यों न मैं जाकर उसे फिर से रिझाने की कोशिश करूं? कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? याओ निकियान ने कहा, बस हार मान लो। लॉन चेन उन अयाशों जैसा नहीं है जिन्हें तुम अक्सर अपने वश में कर लेती हो। ऐसा करके तुम खुद को ही शर्मिंदा करोगी। हमें अभी कुछ तैयारियां पूरी करनी है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद हमें संप्रदाय लौटना होगा। हुआयुन मंडप को अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजे गए किसी अन्य शिष्य को सौंप दिया जाएगा, बाय लिंग ने कहा। हालांकि उसके लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। याओ निकियान हमेशा बाय लिंग की बातों पर भरोसा करती थी। वह मन ही मन कोस रही थी, क्या ये लॉन चेन सच में मर्द है? अच्छू, लॉन चेन अभी अपने कमरे में दाखिल ही हुआ था कि उसे छींक आ गई। मुझे नहीं पता कि मुझे कोसने वाला मार्क्विस यंग है या जिया चानफेन, या फिर वो बेवकूफ औरत। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसके बारे में कौन बात कर रहा है, लेकिन यह निश्चित था कि वह व्यक्ति उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कह रहा था। उसने बाओएर को बुलाया और बार बार उसे चेतावनी दी कि किसी को भी उसे परेशान न करने दे। फिर उसने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। अब स्टार फ्यूजन पिल को परिष्कृत करने का समय आ गया है। यह एक आम अंधविश्वास है कि जब कोई आपके बारे में बात करता है तो आपको छींक आती है। धमाका! उसकी औषधि भट्टी में जोरदार कंपन हुआ और उसके भीतर भयानक ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी औषधि भट्टी किसी छटपटाते जादुई राक्षस को सील करने की कोशिश कर रही हो। मुहर! लॉन चेन चिल्लाया और भट्टी का ढक्कन कसकर नीचे दबा दिया। लेकिन किसी औषधीय गोली के सार को केवल शारीरिक बल से सील नहीं किया जा सकता था। जैसे ही उसने ढक्कन पर हाथ से दबाव डाला, उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और उसने दवा बनाने वाली भट्टी को पूरी तरह से बंद कर दिया। ये भीषण संघर्ष पूरे 2 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी दवाइयों का भस्मिक रूप शांत हो गया। ढक्कन को धीरे से खोलते ही पहले अंधेरा कमरा तुरंत रोशन हो गया। मोती जैसी दिखने वाली एक औषधीय गोली से हल्की रोशनी निकल रही थी। हे, आखिरकार मैं सफल हो ही गया। लॉन चेन ने आराम किया और अपना पसीना पोंछा। वह बेहद थका हुआ था और लगभग बेहोश होने वाला था। ये गोलियों को बनाने की उनकी तीसरी भट्टी थी। गोलियों की पहली भट्टी चू याओ को आवश्यक स्टार फ्यूजन पिल बनाने के लिए थी। उनकी तीनों भट्टियों में से स्टार फ्यूजन पिल बनाना सबसे आसान था। फिर उसने आत्मा भक्षक हृदय सड़न की गोली बनाई, जो हृदय सड़न घास से तैयार की गई एक विषैली गोली थी। ये भविष्य में उसके सुरक्षात्मक उपायों में से एक होगी। अभी अभी उसने जो आखिरी चीज तैयार की थी, वह सबसे कठिन थी, आत्मा को पोषण देने वाली गोली। उसने इसे हुआयुन मंडप से प्राप्त रात्रि शैतान की खोपड़ी का उपयोग करके तैयार किया था। रात्रि दानव का आकार चमगादड़ जैसा था। वयस्क दानव लगभग 12 मीटर लंबा और बेहद खूंखार था। इसकी सबसे भयावह विशेषता आध्यात्मिक आक्रमण करने की क्षमता थी। आत्मा पर सीधा हमला करना, ये एक भयावह तरीका था जिससे बचाव करना व्यवहारिक रूप से असंभव था। लॉन चेन ने दूसरे दर्जे के जादुई जानवर नाइट डेविल की खोपड़ी के क्रिस्टल कोर को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करके एक आत्मा को पोषण देने वाली गोली तैयार की थी। आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां असाधारण रूप से विशेष औषधीय गोलियां थीं। वे इस युग से लगभग लुप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि लॉन चेन के पिल सॉवरेन की यादों में भी आत्मा को पोषण देने वाले केवल 3 ही फॉर्मूले थे। इसका सेवन करने से आत्मा को बहुत लाभ होगा और आत्मा के विकास के प्रारंभिक चरणों में आत्मा को पोषण देने वाली एक गोली का सेवन करना अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल करने के बराबर था। ये एक दुर्लभ औषधीय गोली थी जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। ये गोली विशेष रूप से लॉन चेन के लिए बेहद कीमती थी। एक रसायनज्ञ होने के नाते उसे निश्चित रूप से प्रबल आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन जब उसने मोती जैसी उस आत्मा को पोषण देने वाली गोली को देखा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में मेन क्यूई के बेदाग चेहरे की छवि उभर आई। मेन क्यूई एक पशु प्रशिक्षक था। वह एक सच्चा आत्म साधना करने वाला था। किसी और के लिए उसे लेना व्यर्थ होता। लेकिन मेन क्यूई इस समय पवन आत्मा मंडप में थी। उसे इस समय पता नहीं था कि वह कहाँ है, इसलिए उसके लिए उसे यह भेजना असंभव था। आह भरते हुए उसने आत्मा को पोषण देने वाली गोली एक तरफ रख दी। अगर 6 महीने के भीतर भी उसकी मुलाकात मेन ची से नहीं हुई, तो वह खुद ही उसे खा लेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा को पोषण देने वाली यह गोली अन्य औषधीय गोलियों जैसी नहीं थी। यदि इसे 6 महीने के भीतर सेवन नहीं किया जाता, तो गोली के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होने लगती। दवाइयां रखने के बाद लॉन चेन की हालत इतनी बिगड़ गई कि वह खुद को संभाल नहीं पाया। थकान के कारण वह बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली बार जब उसने आंखें खोली, तो अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। नहाने के बाद उसने अपनी माँ से बातचीत की, दोपहर का भोजन किया और चूफैन से मिलने के लिए तैयार होकर निकल गया। उसने आज ही एक चाय खाने में चूफैन के साथ मुलाकात तय कर ली थी। जब तक लॉन चेन वहां पहुंचा, चूफैन काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। चूफैन के बगल में एक अधेड़ उम्र का रक्षक था। जब उसने लॉन चेन को आते देखा, तो वह रक्षक कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। उसे बेहोश करने के बाद लॉन चेन ने चेहरा बदलने वाला तरल पदार्थ निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। महज कुछ ही मिनटों में उसने गार्ड के कपड़े पहन लिए और चूफैन के साथ शाही महल की ओर चल पड़ा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। चूफैन ने लॉन चेन के निर्देशों का पालन करते हुए लगभग हर समय अपने साथ एक गार्ड रखा था। ये सब आज लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था। अब लॉन चेन दूसरों की नजरों में उतना ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। वे दोनों आसानी से शाही महल के भीतरी हिस्से में प्रवेश करने में कामयाब हो गए। लॉन चेन पहली बार शाही महल में आया था। महल का घुमावदार भूल भुलैया उसे पूरी तरह से भ्रमित कर रहा था। अपनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के बिना वह दिशा का पता ही नहीं लगा पाता। भाई लॉन, मेरी बड़ी बहन अपने ज़ैद याओ महल में नजरबंद है। बाहर पहरेदार तैनात हैं। उन्होंने मुझे कभी अंदर जाने से नहीं रोका, लेकिन क्या मैं आपको अंदर ला सकता हूँ या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। चूफैन हिचकिचा रहा था। चिंता मत करो, चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। बस अपनी योजना में बताई गई आकस्मिकताओं का पालन करो। अगर यह वाकई काम नहीं करेगा, तो मैं इसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, लॉन चेन ने सिर हिलाते हुए कहा।
लॉन चेन चू याओ को दवा की गोली देने आया था, लेकिन वह उन विदेशी आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने में भी उसकी मदद करना चाहता था। स्टार फ्यूजन पिल केवल एक ही थी और इसकी औषधीय ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए कौशल की आवश्यकता थी। लॉन चेन के साथ होने से अगर कोई अप्रत्याशित घटना भी घटित हो जाती तो वह स्थिति को संभालने में सक्षम हो सकता था। लेकिन उसके आने का एक और कारण यह था कि वह उसे बहुत याद कर रहा था। लालटेन महोत्सव में जब से उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया था, तब से उसकी खूबसूरत छवि हमेशा उसके दिल में बसी हुई थी। वह चाहता था कि वह उस पर और अधिक विश्वास करे। वह चाहता था कि वह ये जाने कि उसके दिन कितने भी कठिन क्यों न हो, लॉन चेन हमेशा उसके साथ रहेगा। वह चाहता था कि वह अपने दर्द का कुछ हिस्सा उसके साथ साझा करे। वह चाहता था कि उसे फिर कभी असहाय होकर पीड़ा न सहनी पड़े। वह इसलिए आया था। अंततः वे चू याओ के ज़ेड याओ महल में पहुंचे। द्वार पर शाही वस्त्र पहने 8 रक्षक पहरा दे रहे थे। इसके अलावा परिसर के चारों ओर दर्जनों अन्य सैनिक भी तैनात थे। इससे लॉन चेन बेहद क्रोधित हो गया। यह शाही महल था जो चू याओ के घर के बराबर था, लेकिन ये पूरी तरह से पहरेदारों से घिरा हुआ था। ये कैद में होने से किस तरह अलग था। लॉन चेन को शाही परिवार से घृणा बढ़ती जा रही थी। महारानी ने आदेश दिया है कि बाहरी लोगों को ज़ेड याओ महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, चू फेंग और लॉन चेन को अंदर जाने से रोक दिया गया। ये तो सरासर अन्याय है। मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। चू फेंग गुस्से से चिल्लाया। 7वें राजकुमार, मुझे खेद है, आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आपका रक्षक नहीं। वह रक्षक न तो अत्यधिक विनम्र था और न ही दबंग। वह मेरा निजी अंगरक्षक है। वह मेरा सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा सिर जमीन पर पटक दूंगा। चू फेंग ने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उस गार्ड ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज हमेशा की तरह उदासीन थी। उसने जवाब दिया, मुझे खेद है, ये महारानी के आदेश हैं। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। जब चू फेंग और वह गार्ड बहस कर रहे थे, तब लॉन चेन ने अपनी दिव्य चेतना का विस्तार कर लिया था। खिड़की से टेक लगाकर बैठे एक व्यक्ति को महसूस करते ही उसे दया आ गई। चू याओ पहले की तरह ही खूबसूरत थी, हालांकि वह कमजोर और काफी दुबली हो गई थी। ये स्पष्ट था कि इन दिनों लगातार कैद में रहने से उसे काफी कष्ट हुआ था। लॉन चेन का मन कर रहा था कि वह उन्हें रोकने वाले गार्ड को एक घूंसा मार दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। ये शाही महल था और यहाँ लापरवाही करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इस बात से इतना हंगामा क्यों मच रहा है। अचानक पीछे से एक नाराजगी भरी आवाज आई। प्रणाम करें, चौथे राजकुमार। वह चौथे राजकुमार चू शिया थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह संयोगवश वहां से गुजर रहे थे जब उन्होंने शोर सुना। जब लॉन चेन ने देखा कि वह चौथा राजकुमार है, तो उसने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने देखा कि चू शिया उसे थोड़ी हैरानी से देख रही थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसने कहाँ गलती की है, लेकिन अब उसे यकीन था कि चू शिया ने उसे पहचान लिया था। क्या हो रहा है। लॉन चेन पर एक पल के लिए नजर डालने के बाद चू शिया ने गार्डों की ओर रुख किया। चौथे राजकुमार को रिपोर्ट करते हुए 7वें राजकुमार इस रक्षक को ज़ेड याओ महल में लाना चाहते थे, लेकिन बेशर्म, तुम दुस्साहसी गुलाम, क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई पर शक है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह अपनी बहन को नुकसान पहुंचाएगा? चौथे राजकुमार ने अचानक गुस्से से बात काटते हुए कहा। इस नन्हे बच्चे की हिम्मत नहीं है। वह पहरेदार डर के मारे उछल पड़ा। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। जाहिर है चौथे राजकुमार ने उसे 7वें राजकुमार से कहीं ज्यादा भयभीत कर रखा था। चौथे राजकुमार ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, उन्हें अंदर आने दो। लेकिन गार्ड अभी भी हिचकिचा रहा था। अगर महारानी किसी पर दोष मढ़ना चाहते हैं तो जाहिर है वो मुझ पर ही आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? चौथे राजकुमार ने ठंडे स्वर में पूछा। इस नन्हे बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है। वह गार्ड पीछे हट गया और फिर कुछ नहीं बोला। तो फिर अंदर आओ। चौथे राजकुमार ने चू फेंग के कंधे पर थपथपाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से लॉन चेन को देख रहा था। लॉन चेन ने सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि चौथा राजकुमार उसकी मदद क्यों करेगा, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। 7वें राजकुमार और लॉन चेन के ज़ेड याओ महल में प्रवेश करने के बाद चौथे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए वहां से प्रस्थान किया। ज़ेड याओ महल में प्रवेश करते ही वे दोनों केंद्रीय प्रांगण में चले गए। चू याओ खिड़की से टेक लगाकर तालाब में तैरती मछलियों को देख रही थी। तभी उसने थोड़ा सा मुड़कर देखा और अचानक उन्हें देख लिया। जब उसने लॉन चेन को देखा तो पहले तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में असीम खुशी उमड़ आई। उसने अपने कोमल हाथों से अपने गुलाबी होठों को हल्के से ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी तरह लॉन चेन को पहचान गई थी। लॉन चेन धीरे धीरे उसके पास गया और माफी मांगते हुए बोला, देर से आने के लिए क्षमा करें। चू याओ अब और खुद को रोक नहीं पाई। लॉन चेन की छाती पर सिर रखकर वह फूट फूट कर रोने लगी, मानो अपना सारा दुख रोकर निकाल देना चाहती हो। इस दौरान वह लगातार नजरबंद रही थी। जब उन्हें पता चला कि महारानी ने पहले ही जिया चांगफेंग से उनकी शादी तय कर ली है, तो वह लगभग सदमे में आ गई। अगर चू फेंग ने चुपके से लॉन चेन का वादा उसे न बताया होता तो शायद वह पहले ही निराश होकर इस रंगीन दुनिया को छोड़ चुकी होती। हर दिन वह सूर्योदय देखती और लॉन चेन का बेसब्री से इंतजार करती। हर दिन उसे 1 साल से भी ज्यादा लंबा लगता था। इस तरह का दर्द सिर्फ वही जानती थी। लॉन चेन ने उसके लंबे बालों को धीरे से सहलाते हुए उसकी खुशबू का आनंद लिया, जिससे उसे अपने दुख को व्यक्त करने का मौका मिला। साथ ही उसने मन ही मन ये भी कसम खाई कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वह चू याओ की रक्षा अवश्य करेगा, चाहे वह कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। कभी कभी उसे लगता था कि चू याओ उससे भी ज्यादा दयनीय है। आखिरकार लॉन चेन के पास कम से कम माता पिता तो थे जो उससे प्यार करते थे, लेकिन चू याओ ने अपना पूरा जीवन प्रेमहीन शाही महल में बिताया था। शाही महल एक ऐसी जगह थी जहां न तो विश्वास था और न ही प्रेम। उस जैसी कमजोर स्त्री के लिए ये सचमुच बहुत कष्टदायक था। जब लॉन चेन को लगा कि काफी समय बीत चुका है, तो उसने देखा कि चू फेंग अभी भी अजीब तरह से अपनी मूल जगह पर खड़ा है। ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। खांसी। लॉन चेन ने हल्की खांसी की और चू याओ अपनी तंद्रा से बाहर निकली और जल्दी से लॉन चेन के आलिंगन से छूट गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह उन दोनों में से किसी की भी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ओह, मैं अभी चला जाऊं? चू फेंग ने उत्सुकता से पूछा। कोई जरूरत नहीं, बस मेरी निगरानी में मदद करो। मुझे तुम्हारी बहन से कुछ गुप्त काम निपटाने हैं। लॉन चेन ने हाथ हिलाया।
लेकिन जैसे ही उसने चू फैंग के हैरान चेहरे को देखा, उसे पता चल गया कि बच्चे ने गलत समझा है और उसने जल्दी से कहा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया, न बताना ही बेहतर था क्योंकि इससे स्पष्टीकरण और भी स्पष्ट हो जाता। चू याओ का सुंदर चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और वह इतनी शर्मिंदा थी कि अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रही थी। लॉन चेन ने सीधे सीधे चू याओ को ऊपर खींच लिया और पीछे एक अचंभित चू फैंग को छोड़ दिया जो वहीं अकेला और स्तब्ध खड़ा था। ज़ेड याओ महल चू याओ का निजी राजकुमारी महल था। ये 3 मंजिला विशाल महल था जिसकी तीसरी मंजिल पर उनके निजी कक्ष थे। लॉन चेन इससे पहले कभी किसी महिला के कमरे में नहीं गया था। लॉन चेन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि चू याओ के कमरे में कोई भव्य या आलीशान सजावट नहीं थी। इसके बजाय सब कुछ बहुत ही सरल और सादा था। क्या ये अजीब नहीं है? चू याओ ने लॉन चेन को अपनी ओर खींचते हुए धीरे से कहा, मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर मेरा जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ होता तो मैं स्वतंत्र होती। शायद मुझे विलासिता या उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा न मिलती, लेकिन कम से कम मुझे अपनी स्वतंत्रता तो मिलती। लॉन चेन मुस्कुराया, ये तो बस आपके नजरिए की वजह से है। गरीबी में जन्म लेने का मतलब है हर दिन संघर्ष करना। इस दुनिया में अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपके पास उतनी ही ताकत होनी चाहिए। चू याओ ने सिर हिलाया और लॉन चेन को अपने कमरे में ले गई। लॉन चेन ये देखकर चौंक गया कि उसका बिस्तर उसी के चित्रों से ढका हुआ था। वे चित्र किसी माहिर चित्रकार द्वारा नहीं बनाए गए थे। इसके विपरीत वे आश्चर्यजनक रूप से सजीव थे। बाजार में बिकने वाले उनके चित्रों की तरह उनमें कोई अलंकरण नहीं था। ये तुमने बनाए हैं? लॉन चेन ने आश्चर्य से पूछा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने सिर हिलाया। लालटेन उत्सव के बाद से तुम्हारी तस्वीरें बनाना ही मेरा समय बिताने का एकमात्र तरीका है, वरना दिन और भी असहनीय हो जाते। लॉन चेन को उसके प्रति अचानक भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। उसे इतना दुबला और कमजोर देखकर उसका दिल दुख से भर गया। चू याओ। उसने अपनी बाहों को उसकी कोमल कमर के चारों ओर लपेटकर उसे कसकर चूम लिया। चू याओ को तुरंत ऐसा लगा जैसे आकाश और धरती उसके चारों ओर घूम रहे हों। लॉन चेन की मर्दाना खुशबू उसकी नाक में भर गई और ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में चिंगारियां दौड़ रही हों। लॉन चेन की पीठ को कसकर गले लगाते हुए दोनों उस मदहोश कर देने वाले एहसास में खो गए। लॉन चेन, याओ एक तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहती है। उसकी सांसें उथली थी और उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली थी जब उसने लॉन चेन को देखा। उसके लिए उसके दिल में जो तीव्र भावनाएं थी वे पत्थर को भी पिघला सकती थी। अपनी बाहों में उस खूबसूरत हसीना को लिए हुए लॉन चेन को ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया हो। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। उसके प्रोत्साहन से लॉन चेन की सबसे आदिम इच्छाएं जागृत हो गईं और उसके हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। लॉन चेन, मैं तुम्हारी स्त्री बनना चाहती हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी याओ एर संतुष्ट रहेगी। ये कहते हुए उसका पूरा शरीर कोमल हो गया। चू याओ की आवाज कोमल थी, लेकिन लॉन चेन के लिए वे शब्द बिजली की तरह थे। उसकी पहले से जागृत इच्छा तुरंत ही ऐसे बुझ गई जैसे उस पर बर्फीला पानी डाल दिया गया हो। जब चू याओ ने महसूस किया कि लॉन चेन का शरीर अचानक अकड़ गया है तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका चेहरा कुछ असामान्य था। क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए कहा। उसके माथे पर धीरे से चुंबन करने के बाद उसने कहा, याओ क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसके लहजे और बातों से लॉन चेन उसके मन की बात समझ गया था। वह खुद को उसे सौंपने के बाद अपनी जान देने की योजना बना रही थी और साथ ही किसी अज्ञात कारण से लॉन चेन को अचानक यह पूर्वाभास हुआ कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। हालांकि ऐसी पूर्व सूचना अत्यंत जटिल थी, लेकिन लॉन चेन को पिल सॉवरेन की आत्मा में विलीन होने के बाद से ही एक तीव्र अंतर्ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसकी अंतरात्मा ने उसे कभी गुमराह नहीं किया था। लॉन चेन। चू याओ ने लॉन चेन को देखा और अचानक उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लॉन चेन। मैं किसी और से शादी करने की बजाय मरना पसंद करूंगी। लॉन चेन ने धीरे से उसकी पीठ सहलाई। जैसा कि उम्मीद थी उसका अनुमान सही निकला। थपथपाने के बाद उसने कहा, याओ एर, क्या तुम लालटेन उत्सव में किए गए वादे को भूल गई हो? ड्रैगन 4 महासागरों को पार करता है, फीनिक्स 9 लोकों में उड़ता है, उसने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उसने कहना समाप्त किया उसकी आंखों से सचमुच आंसू बहने लगे। खून के सागर भी हमारा रास्ता रोक दे पर हम अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। ड्रैगन और फीनिक्स दोनों वृद्धावस्था तक जिएंगे। लॉन चेन ने भी भारी स्वर में वही बात दोहराई जो उसने चू याओ से कही थी। यह उसका चू याओ से किया गया पहला वादा था। चू याओ के कोमल हाथों ने लॉन चेन के गालों को प्यार से सहलाया। वह भावुक होकर सिसकते हुए बोली, लेकिन क्या हम सचमुच बुढ़ापे तक जी सकते हैं? हम जरूर करेंगे, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, मैं अपने होने वाले पति पर भरोसा रखूंगी। चू याओ मुस्कुराए। उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू भीगे हुए थे और वह उससे भीगे फूल की तरह लग रही थी। याओ एर, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, लॉन चेन ने अचानक कहा। जब तक आपको मेरा रूप पसंद है तब तक मैं आपको हर दिन खुद को देखने दूंगी। इस बार चू याओ बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी। हाँ, अच्छा है, इसके लिए हमारे पास अभी और भी कई दिन हैं, लेकिन आज मैं मुख्य रूप से आपको ये देने आया हूँ। लॉन चेन ने तारा समलन की गोली निकाली जिससे कमरे की रोशनी तुरंत धीमी हो गई। हालांकि दिन का मध्य समय था, फिर भी गोली से निकलने वाली रोशनी को छिपाया नहीं जा सका। लो, इसे खा लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि उसे पता नहीं था कि यह क्या है, लेकिन लॉन चेन पर अपने भरोसे के कारण चू याओ ने आज्ञाकारी रूप से स्टारफ्यूजिंग पिल को निगल लिया। चू याओ बिस्तर पर पद्मासन में बैठी थी, तभी लॉन चेन ने अपना हाथ उसकी पीठ के मध्य भाग पर रखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसके शरीर की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी। स्टारफ्यूजन पिल को बनाने में लॉन चेन ने अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। यह अब तक की उसकी सबसे बेहतरीन पिल थी और फीनिक्स क्राई में इसे द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। महज कुछ ही सांसों में दवा की गोली घुल गई और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। इसकी चिंता मत करो, ऊर्जा को अपने आप बहने दो। स्टारफ्यूजन पिल पूरे शरीर में फैल गई और चू याओ की हर नस को भर दिया। उसकी कुछ नसें जो अभी तक खुली नहीं थी उसकी ऊर्जा से धीरे धीरे खुल गई। लेकिन यह अनुभूति सुखद नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो लाखों चींटियां उसकी नसों में रेंग रही हों, जिससे उसे असहनीय खुजली हो रही थी। चू याओ जानती थी कि यह कुछ ऐसा था जिसे लॉन चेन ने उसके लिए तैयार किया था, इसलिए उसने दर्द भरी आवाजों को रोकने की पूरी कोशिश की। वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी।
इस तरह की पीड़ा से लॉन चेन अच्छी तरह वाकिफ था। जब उसने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करके अपनी नसों को खोला था, तब उसने इतना तीव्र दर्द महसूस किया था कि वह इस जीवन में उसे कभी नहीं भूल पाएगा। हालांकि चू याओ की हालत उस समय की तुलना में काफी बेहतर थी, लेकिन एक चीज दर्द थी और दूसरी खुजली, दोनों को सहन करने में कठिनाई लगभग बराबर थी। स्टार फ्यूजन पिल की औषधीय ऊर्जा को चू याओ की नसों में पूरी तरह से विलीन होने में पूरे 2 घंटे लगे। अब औषधीय ऊर्जा को अपने दांतियान में ग्रहण करें। आपको उस ऊर्जा को सबसे पहले दूर के हिस्सों से खींचना होगा, ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र में बहती हैं। चू याओ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार शुरू किया। उसने अपनी नसों से औषधीय ऊर्जा को अपने दांतियान में एकत्रित करना शुरू किया। लॉन चेन को सबसे ज्यादा आश्चर्य चू याओ के आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण देखकर हुआ, जो बेहद सटीक था, इस हद तक कि वह छोटी से छोटी बात को भी नियंत्रित कर सकती थी। चू याओ वाकई मार्शल आर्ट की प्रतिभा की धनी थी। लॉन चेन ने भावुक होकर आह भरी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के ज्ञान मात्र से ही वह इतनी उच्च स्तर की महारत हासिल कर चुकी थी। अगर वे 9 विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसके डेंटियन को अवरुद्ध नहीं कर रही होती और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत अराजक और कमजोर नहीं बना रही होती, तो सनसेट माउंटेन पर हुई उनकी लड़ाई का परिणाम शायद उलट गया होता। अच्छा, अब गति बढ़ाओ, जितनी तेज उतना अच्छा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, लॉन चेन ने शांत भाव से निर्देश दिया। अपने शरीर में मौजूद औषधीय ऊर्जा को खींचते हुए चू याओ ने धीरे धीरे ऊर्जा की छोटी धाराओं को बड़ी नदियों में बदल दिया, जिससे ऊर्जा लगातार बढ़ती गई। लॉन चेन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपनी गति बढ़ा दी और अब उसकी नाड़ियां अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी, जिससे ऊर्जा उसके डेंटियन में उग्र रूप से उमड़ती लहरों की तरह प्रवाहित हो रही थी। धमाका! चू याओ का दांतियान हिल गया और उसमें मौजूद 9 विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच उन विशाल लहरों के कारण तुरंत टूटने की कगार पर पहुंच गए। नहीं, आप में अभी भी कुछ ऊर्जा की कमी है। लॉन चेन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बाहर निकली और चू याओ को स्टार फ्यूजन पिल की ऊर्जा को अपने दांतियान में खींचने में मदद की। अब वे तरंगे बाढ़ में बदल गईं। यदि ये केवल औषधीय ऊर्जा होती तो इसे बाढ़ माना जाता, लेकिन लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति को भी इसमें शामिल करने से वह बाढ़ एक विशाल जलप्रपात में बदल गई। चू याओ द्वारा इतने वर्षों तक पोषित की गई वे 9 विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जाएं तुरंत चूर चूर हो गईं और उसके दांतियान में विलीन हो गईं। धमाका! उन 9 आध्यात्मिक बीजों के टूटने के बाद चू याओ का दांतियान तुरंत अनंत ऊर्जा से भर गया। इसके कारण चू याओ, जो मूल रूप से ची संघनन के 9वें स्वर्ग स्तर पर था, तुरंत रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। रक्त संघनन का प्रथम स्वर्ग चरण, दूसरा स्वर्ग चरण, तीसरा स्वर्ग चरण, उसकी साधना शक्ति में आश्चर्यजनक गति से तेजी से वृद्धि हुई। उन 9 आध्यात्मिक बीजों का इतने वर्षों तक पोषण किया गया था। अब जब उन्हें कुचल दिया गया तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। इससे ये भी पता चलता था कि चू याओ की प्रतिभा कितनी भयावह थी। साधना में अधिक समय व्यतीत न करने के बावजूद उसने निष्क्रिय रूप से जो ऊर्जा अर्जित की थी, वह लॉन चेन को भी डराने के लिए पर्याप्त थी। 5वां स्वर्ग चरण, छठा स्वर्ग चरण, अब लॉन चेन सचमुच दंग रह गया। चू याओ की प्रतिभा इतनी महान थी कि उसके सामने हुआन चांद कुछ भी नहीं होता। 7वां स्वर्ग चरण, 8वां स्वर्ग चरण, लॉन चेन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे एहसास हुआ कि चू याओ की साधना शक्ति में तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह रक्त संघनन क्षेत्र से बाहर निकलकर एक उच्च स्तर पर पहुंचने वाली है। धमाका! जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, चू याओ की साधना शक्ति 9वें स्वर्ग स्तर तक पहुंच गई और अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा शेष थी। बकवास! लॉन चेन चिल्लाया और तुरंत अपने फेंगफू स्टार को सक्रिय कर दिया। उसने चू याओ के शरीर में अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और उसके दांतियान को कसकर सील कर दिया। उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। चू याओ को चोट न पहुंचाने के लिए उसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में डाली थी, वह उसके शरीर में मौजूद अनियंत्रित और उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा से खुद को बचाने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। लॉन चेन! चू याओ ने घबराकर चीख मारी। इस समय तक वह अपनी साधना शक्ति पर से नियंत्रण खो चुकी थी। कोई बात नहीं, बस शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे दांतियान की ऊर्जा को नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोबारा किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ सकती, वरना तुम्हारी नींव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लॉन चेन ने दांतियान को दबाते हुए समझाया। चू याओ ने जल्दी से अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर किया। लॉन चेन के साथ मिलकर उन्होंने उसके दांतियान में लगभग अनंत प्रतीत होने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। सौभाग्यवश चू याओ का उस ऊर्जा पर नियंत्रण अत्यंत उत्कृष्ट था। ये जानते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, उसने अपना पूरा ध्यान अपने दांतियान को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया। 2 घंटे बाद उसकी मानसिक शक्ति आखिरकार स्थिर हो गई। चू याओ अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने अभी अभी जितनी मानसिक ऊर्जा खर्च की थी, वह बहुत अधिक थी। लॉन चेन की हालत भी उससे कुछ खास अच्छी नहीं थी। अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति के बिना वह तो अब तक बेहोश हो चुका होता। बिना पलटवार किए मार खाने का एहसास वाकई थोड़ा परेशान करने वाला था। उसने चू याओ को उसके कंबल से ढक दिया और पीछे एक कागज का टुकड़ा छोड़ दिया जिस पर लिखा था कि वह ठीक से आराम करे और बाकी सब कुछ वह संभाल लेगा। चू फैन 6 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब जाकर उसने थकी हुई लॉन चेन को नीचे आते देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। लॉन चेन में समझाने की भी ताकत नहीं थी। चलो चलते हैं, मैं थक गया हूँ। लेकिन जेड याओ महल से बाहर निकलने के बाद वे दोनों ज्यादा दूर नहीं चले थे कि किसी ने उन्हें रोक लिया। चौथे राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। अध्याय को पढ़ा हुआ चिन्हित किया गया। पिछला अध्याय 215 टिप्पणियां 2-1 एक टिप्पणी जोड़ने। ये टिप्पणी सबमिट करके मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने इसे पढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है। डॉन जियोवानी 7 साल पहले। संपादित। चलो चलते हैं, मैं थक गई हूँ। ओह बाप रे, मजाक छोड़ो। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि वो उन पुरानी और भुला दी जाने वाली पत्नियों में से एक न बन जाए जिनके बारे में हम फिर कभी नहीं सुनते। मुझे उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी पसंद है। चलो चलते हैं, मैं थक गई हूँ। ओह बाप रे, मजाक छोड़ो। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि वो उन पुरानी और भुला दी जाने वाली पत्नियों में से एक न बन जाए जिनके बारे में हम फिर कभी नहीं सुनते। मुझे उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी पसंद है। और दिखाएं 303 जवाब उत्तर देखें 27 पेगास 2033। 6 साल पहले। कल्पना कीजिए कि कोई अंदर आता है। लॉन चेन थकी हुई जाती है। वह अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, पसीने से तरबतर है और खून के निशान हैं।
कल्पना कीजिए कि कोई अंदर आता है। लॉन चेन थकी हुई जाती है। वह अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, पसीने से तरबतर है और खून के निशान हैं। 41 जवाब उत्तर देखें 1 सोसा वीआईपी 7 साल पहले। वाह, यह उपन्यास मुझे बिल्कुल बेजोड़ मार्शल गॉड की याद दिलाता है, खासकर जब वह आता है तो दीवार पर बनी पेंटिंग्स, यहाँ तक कि बीते हुए घटनाक्रम भी। हाँ, वाह, यह उपन्यास मुझे बिल्कुल बेजोड़ मार्शल गॉड की याद दिलाता है, खासकर जब वह आता है तो दीवार पर बनी पेंटिंग्स, यहाँ तक कि बीते हुए घटनाक्रम भी। हाँ। 18 जवाब उत्तर देखें 2 लिंसी बियर 6 साल पहले। संपादित चू याओ कितनी प्यारी है। अध्याय 64 और 65 में उसने मेरा दिल जीत लिया। शियानशिया और बुशिया उपन्यासों में कई घिसे पिटे प्रेम प्रसंग देखने को मिले हैं, जिनमें गहराई की कमी, सती विकास और भावनात्मक जुड़ाव या परिणाम न होने जैसी कमियां हैं। लेकिन ऑर्डिनरी मैजिशियन के लेखक ने कई अन्य लेखकों की तुलना में मेरी रुचि जगाने में बेहतर काम किया है। ये किसी भी तरह से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद आ रहा है। सबसे पहले मैंने मूल पाठ पढ़ा है और मैं यहाँ मुख्य रूप से टिप्पणी अनुभाग के लिए ही आता हूँ, इसलिए मेरा दृष्टिकोण यहाँ के अधिकांश पाठकों से थोड़ा अलग है। ये बहुत खेदजनक है कि चीनी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भाषा के हस्तांतरण में कभी कभी मूल भाव और क्रियाओं और अभिव्यक्तियों के पीछे छिपे अर्थ खो जाते हैं। अनुवादक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बस एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की प्रकृति है। ये हमेशा इस बारे में नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस बारे में होता है कि कैसे कहा जा रहा है। कभी कभी भावनाएं, इरादा और प्रभाव अनुवाद में खो जाते हैं। मैं इस बात पर कितना भी जोर दूं, कम है। इस उपन्यास को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं और अध्यायों के लिए धन्यवाद। चू याओ कितनी प्यारी है। अध्याय 64 और 65 में उसने मेरा दिल जीत लिया। शियानशिया और बुशिया उपन्यासों में कई घिसे पिटे प्रेम प्रसंग देखने को मिले हैं, जिनमें गहराई की कमी, सती विकास और भावनात्मक जुड़ाव या परिणाम न होने जैसी कमियां हैं। लेकिन ऑर्डिनरी मैजिशियन के लेखक ने कई अन्य लेखकों की तुलना में मेरी रुचि जगाने में बेहतर काम किया है। ये किसी भी तरह से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद आ रहा है। सबसे पहले मैंने मूल पाठ पढ़ा है और मैं यहाँ मुख्य रूप से टिप्पणी अनुभाग के लिए ही आता हूँ, इसलिए मेरा दृष्टिकोण यहाँ के अधिकांश पाठकों से थोड़ा अलग है। ये बहुत खेदजनक है कि चीनी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भाषा के हस्तांतरण में कभी कभी मूल भाव और क्रियाओं और अभिव्यक्तियों के पीछे छिपे अर्थ खो जाते हैं। अनुवादक बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बस एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की प्रकृति है। ये हमेशा इस बारे में नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस बारे में होता है कि कैसे कहा जा रहा है। कभी कभी भावनाएं, इरादा और प्रभाव अनुवाद में खो जाते हैं। मैं इस बात पर कितना भी जोर दूं, कम है। इस उपन्यास को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं और अध्यायों के लिए धन्यवाद। और दिखाएं 15 जवाब उत्तर देखें 1 7 मैत्रीपूर्ण पाप। 6 साल पहले चू फैंग को शायद अपनी बहन की हालत के बारे में नहीं पूछना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसके मन में कोई और गहरी गलतफहमी पैदा हो जाए। चू फैंग को शायद अपनी बहन की हालत के बारे में नहीं पूछना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसके मन में कोई और गहरी गलतफहमी पैदा हो जाए। 9 जवाब उत्तर देखें 2 अमर तिलचट्टा 2404 6 साल पहले। ये क्या हो रहा है? बात इतनी बढ़ कैसे गई? वे तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? बात इतनी बढ़ कैसे गई? वे तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। 1 जवाब उत्तर देखें 2 पालू पालू 6 साल पहले। MCXC बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करती है विंकिंग फेस। MCXC बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करती है। 7 जवाब मुझे कॉफी पसंद है। 5 साल पहले क्या कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि और किसी अज्ञात कारण से लॉन्ग चेन को अचानक ये पूर्वाभास हुआ कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होगा। उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैंने अब तक पढ़ी सबसे बेतुकी पंक्तियों में से एक है। उसकी प्रेमिका का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद आत्महत्या कर लेना, और वह भी किसी अज्ञात कारण से, इस पूर्वाभास से जुड़ा हुआ है कि उसे इसका पछतावा होगा। मतलब सच में इसके बाद किसे बुरा नहीं लगेगा। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लेखक ने ये पंक्ति क्यों लिखी। क्या कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि और किसी अज्ञात कारण से लॉन्ग चेन को अचानक ये पूर्वाभास हुआ कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होगा। उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैंने अब तक पढ़ी सबसे बेतुकी पंक्तियों में से एक है। उसकी प्रेमिका का उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद आत्महत्या कर लेना, और वह भी किसी अज्ञात कारण से, इस पूर्वाभास से जुड़ा हुआ है कि उसे इसका पछतावा होगा। मतलब सच में इसके बाद किसे बुरा नहीं लगेगा। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लेखक ने ये पंक्ति क्यों लिखी। और दिखाएं 4 जवाब उत्तर देखें 2 ब्याक को 5 साल पहले। पहली वाइफू अनलॉक हो गई है। पहली वाइफू अनलॉक हो गई है। 2 जवाब मंकी डी लुफी _009 5 साल पहले। चौथा राजकुमार चालाक तो है, लेकिन अंत में वह उस शिखर तक नहीं पहुंच पाता जैसा कि दूसरे राजकुमार ने कहा था। चौथा राजकुमार चालाक तो है, लेकिन अंत में वह उस शिखर तक नहीं पहुंच पाता जैसा कि दूसरे राजकुमार ने कहा था। 1 जवाब विची फ्लोरा 3 साल पहले। एक बड़ी समस्या हल हो गई। भले ही यह MC की कहानी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रिन स्माइलिंग फेस इस अध्याय के लिए धन्यवाद फेरी बटरफ्लाई। एक बड़ी समस्या हल हो गई। भले ही यह MC की कहानी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रिन स्माइलिंग फेस इस अध्याय के लिए धन्यवाद। 1 जवाब कुवाना रिपोर्ट 3 साल पहले। चलो चलते हैं, मैं थक गया हूँ। स्पष्टीकरण के साथ या बिना स्पष्टीकरण के भी गलतफहमी बनी रहेगी। कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल। चलो चलते हैं, मैं थक गया हूँ। स्पष्टीकरण के साथ या बिना स्पष्टीकरण के भी गलतफहमी बनी रहेगी। कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल कोल्ड स्वेट स्माइल। 1 जवाब शाका गाजा 2 साल पहले। बहुत बढ़िया ओके हैंड मीडियम डार्क स्किन टोन। बहुत बढ़िया ओके हैंड मीडियम डार्क स्किन टोन। 1 जवाब Alejandro.py 7 साल पहले। Thanks for the chapter. I think some words were missed here, the part when they left the palace. But after the two of them, Jade Yao Palace, they hadn't walked far before they were stopped by someone. Thanks for the chapter. I think some words were missed here, the part when they left the palace.
But after the two of them, Jade Yao Palace, they hadn't walked far before they were stopped by someone. Shomo, 0. Reply. View replies, 1. Swargod 95. 7 years ago, why didn't she directly become a god? 1. Reply. Comma. संबंधित उपन्यास, Beastmaster King, पूरा होना, 59%, Beastmaster King. पुस्तक भक्षक, पूरा होना, 87%, पुस्तक भक्षक, कालकोठरी शिकारी, पूरा होना, 51%, कालकोठरी शिकारी, निहारिका की सभ्यता, पूरा होना, 96%, निहारिका की सभ्यता, युवा कुलीन राक्षस का वध करें, पूरा होना, 90%, युवा कुलीन राक्षस का वध करें। चौथे राजकुमार ने लॉन चेन के लिए एक कप चाय डाली। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई लॉन सचमुच पुरुषों में एक ड्रैगन है। चाहे कुछ भी हो, उनकी ऐसी हिम्मत वाकई सराहनीय है। चौथे राजकुमार मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस छोटे भाई को अभी तक ये नहीं पता कि आपने मुझे कैसे पहचाना। लॉन चेन ने उत्तर दिया। वह वाकई यह जानना चाहता था कि वह क्या भूल गया था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी रूप बदलने की तकनीक में जरा भी खामी नहीं थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति भी जो किसी बात पर 1000 बार सोच ले, कम से कम एक बात तो भूल ही जाता है। सच कहूं तो मैंने तुम्हें पहली बार में पहचाना ही नहीं था, और जब मैंने तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी देखी तब मुझे कुछ अजीब लगा। फिर तुम्हारी नजरें देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम ही हो। चौथे राजकुमार ने लॉन चेन के हाथ की ओर इशारा किया। तभी अचानक लॉन चेन को एहसास हुआ कि उसने अपनी उंगली में स्पेशल रिंग पहनी हुई है। उस रिंग का डिजाइन किमियागर संघ के लिए खास था। वह इतनी बड़ी बात भूल ही गया था। चौथे राजकुमार सचमुच छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। ये वाकई प्रशंसा के योग्य है, लेकिन मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरी मदद क्यों की? लॉन चेन ने पूछा। हाँ, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो शायद तुम यकीन न करो। सच तो यह है कि मैं जिया चानफेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, चुयाओ मेरी बहन है। हालांकि शाही महल में पारिवारिक स्नेह एक ऐसी विलासिता है जिसे वह नहीं कर सकते, फिर भी मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह है। मैं चुयाओ को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जिसे वह पसंद नहीं करती। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि शाही महल का यही हाल है। यहाँ सिर्फ यही मायने रखता है कि इससे साम्राज्य को लाभ होगा या नहीं। आपकी भावनाओं की किसी को परवाह नहीं है। शाही महल में रहने की यही लाचार सच्चाई है। मैंने महारानी को मनाने की कई बार कोशिश की, इस उम्मीद में कि उनका मन बदल जाएगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः मैंने उन्हें और भी क्रोधित कर दिया और मुझे उनके महल से बाहर निकाल दिया गया। आज भाई लॉन के चुयाओ से मिलने आने से मैं समझ सकता हूँ कि चुयाओ के लिए आपके मन में वाकई सच्ची भावनाएं हैं, लेकिन मेरी क्षमता सीमित है और मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। चौथे राजकुमार ने आह भरते हुए कहा। चौथे राजकुमार बहुत ही विनम्र है। लॉन चेन इस बात को याद रखेगा। ऐसा लग रहा था कि आज उसे चौथे राजकुमार का एहसान चुकाना पड़ेगा। आपके लॉन परिवार को मिलने वाले वजीफे को बंद करने के मामले में मैंने एक बार जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि मैं मामले की तह तक पहुंच पाता, मुझे रोक दिया गया। इसलिए आपके लॉन परिवार के मामले में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लॉन चेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या चौथे राजकुमार मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या खोजा है? खैर, ये तो शाही महल में हुई घटना थी, इसलिए मामला बहुत उलझा हुआ है। मेरे भाई और मैं भी आपस में लड़ते झगड़ते और साजिशें रचते रहते हैं। इस मामले में मैं सचमुच बेबस हूँ। चौथे राजकुमार ने सिर हिलाया। लॉन चेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। हालांकि चौथे राजकुमार ने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जानबूझकर उसके भाइयों का जिक्र किया, वह निश्चित रूप से कुछ दिलचस्प था। कुल 7 राजकुमार थे। चौथे राजकुमार के अलावा 6 राजकुमार बचे थे। इन बचे हुए 6 राजकुमारों में से 7वें राजकुमार को भी हटाया जा सकता था। फिर युवराज, द्वितीय, तृतीय, पंचम और षष्ठम राजकुमार बचे। लॉन चेन ने फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल में उन सभी को ध्यान से देखा था। युवराज के अलावा बाकी कोई भी उतना चतुर नहीं लग रहा था। फिर सबसे संदिग्ध व्यक्ति युवराज ही हो सकता था। इसके अलावा लॉन चेन ने लिहाओ की हत्या करने वाले को अपने ही एक गुर्गे के रूप में पहचान लिया था। सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, लॉन चेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपका धन्यवाद स्वीकार नहीं कर सकता, चौथे राजकुमार ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने आह भरी। कभी कभी मुझे सचमुच आप जैसे कुलीन उत्तराधिकारियों से ईर्ष्या होती है। आप स्वतंत्र और बेफिक्र रह सकते हैं, हमारे जैसे नहीं जिन्हें स्वतंत्रता नहीं है। मुझे तो उन लोगों की भी चापलूसी करनी पड़ती है जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैसे जिया चानफेंग 10 दिनों में चू याओ से शादी की तैयारियों के लिए ग्रैंड जिया लौट रहा है। हालांकि मेरा मन करता है कि उसे एक घूंसा मार दूं, लेकिन मैं बस मुस्कुरा सकता हूँ। शाही महल में रहने का यही दुख है। वह महज 10 दिनों में जा रहा है। लॉन चेन ने पलकें नहीं झपकाई, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। चौथे राजकुमार ने लॉन चेन के चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं देखा। चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वह दक्षिणी दर्रे से जा रहे हैं, जो ग्रैंड शिया तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता है। राजकुमार की शादी में स्वाभाविक रूप से बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लॉन चेन ने सिर हिलाया और उस जानकारी को ध्यान में रख लिया। उसी समय उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आया। अगर वह इस योजना को अंजाम दे पाता तो चुयाओ का मामला आसानी से सुलझ जाता। चौथे राजकुमार ने लॉन चेन से थोड़ी देर और बातचीत की और फिर शिष्टाचार पूर्वक उन्हें विदा किया। जब वे अपने कमरे में वापस लौटे तो एक महिला प्रकट हुई। वह महिला लगभग 30 वर्ष की लग रही थी। वह लंबी थी और दिखावे से लदी हुई थी, जिससे एक ऐसी निर्मम अनुभूति होती थी मानो उसे नाराज नहीं किया जा सकता हो। उन्होंने कहा, आप अभी जो कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। चौथे राजकुमार ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चाय की चुस्की ली। खतरा मतलब जोखिम, और जोखिम मतलब बड़े इनाम की संभावना। मुझे लगता है कि यह जोखिम उठाने लायक है। अगर लॉन चेन हार जाता है तो वह हमारे लिए एक और लाश बनकर रह जाएगा, जिसका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर वह सफल हो जाता है तो योजना कुछ कदम आगे बढ़ जाएगी। माँ, चिंता मत करो। वह महिला फीनिक्स क्राई की पश्चिमी महल की महारानी माँ थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ शादी करने के पीछे मेरा एक मकसद था। हम दोनों को ये बात याद रखनी होगी। तुम मूल रूप से ग्रैंड शिया की राजकुमारी थी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए फीनिक्स क्राई आ गई।
और क्या मैं सिर्फ एक मोहरा बनने के लिए पैदा हुई थी? उनकी योजना फीनिक्स क्राई की जमीनों पर कब्जा करने और शिया चान फेंग को इस साम्राज्य का शासक बनाने की है। फिर वह सभी उपजाऊ जमीनों पर एकाधिकार कर लेगा। जब हिसाब का समय आएगा तो सब कुछ उनका होगा। और हम माँ बेटे, क्या हम उनके औजार बनने के लिए ही बने हैं? क्यों? चौथे राजकुमार ने अचानक अपना सारा क्रोध एक जोरदार दहाड़ में निकाल दिया। उस समय वह एक उत्तेजित जानवर की तरह था जो किसी भी क्षण किसी को भी खा जाने की क्षमता रखता था। शिया एर, मुझे पता है तुम अंदर ही अंदर पागल हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम किसी से भी पीछे नहीं रह सकती थी, लेकिन यही नियति है। भाग्य तो मनुष्य द्वारा निर्धारित होता है। मैं अपना भाग्य स्वयं तय करूंगा। मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा। मैं सम्राट बनूंगा। यह असंभव है। चिंता मत करो, मैंने अपनी सारी योजनाएं बना ली हैं। अच्छा, महारानी कैसी हैं? चौथे राजकुमार ने पूछा। वह मेरी आत्मा आत्मसातकरण कला के अधीन है। मैं मूलतः उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं हमेशा थोड़ा और नियंत्रण जोड़ देती हूँ। उसने उदासीनता से उत्तर दिया। ठीक है, अच्छा है। अब हमें बस लॉन्ग चेन से अच्छी खबर का इंतजार करना है। उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा, चौथे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना प्याला उठाते हुए उन्होंने उसे एक ही घूंट में पी लिया। अल्पविराम। जब लॉन्ग चेन घर लौटा तो उसने देखा कि द्वार के पास कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। जैसे ही वह द्वार के अंदर गया, नौकरानी ने तुरंत उसे बताया कि यहाँ मेहमान आए हुए हैं। लॉन्ग चेन चौंक गया, क्योंकि कई सालों से उनके लॉन्ग परिवार में कोई मेहमान नहीं आया था। अब मेहमान क्यों आए थे? वह सीधे अपनी माँ के पास गया। उसने देखा कि उसकी माँ मुस्कुराते हुए कुछ मेहमानों से बात कर रही थी। लॉन्ग चेन को आते देख उसने जल्दी से कहा, चेन एर, आओ, अपनी दोनों चाचियों को नमस्कार करो। उस समूह में दो बुजुर्ग महिलाएं थीं जिनकी उम्र उसकी माँ के समान थी। लॉन्ग चेन के पास उन्हें मामा की चाची कहकर अभिवादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, कितना प्यारा बच्चा है, पल भर में बड़ा हो गया। जल्दी करो, तुम सब आओ और अपने चचेरे भाई से मिलो। उनमें से एक ने जल्दबाजी में अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को आवाज दी। वहाँ 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, सभी की उम्र लगभग लॉन्ग चेन के बराबर थी। उनमें से एक पुरुष ने झिझकते हुए कहा, चचेरे भाई, बहुत साल हो गए। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। उसे अभी भी धुंधला सा याद था कि वह व्यक्ति कौन था। बचपन में इस व्यक्ति ने जबरदस्ती उसके खिलौने छीन लिए थे, जिससे वह रोने लगा था। हालांकि लॉन्ग चेन को लगा कि अपनी माँ के परिवार से अचानक मिलना थोड़ा अटपटा था, लेकिन उन्हें इतना खुश देखकर उसे लगा कि इस बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने केवल कुछ विनम्र वाक्य ही कहे। ये सब होते ही लॉन्ग चेन खड़ा हो गया और सबको अलविदा कहा। तभी उसकी माँ ने उसे बताया कि वे उससे माफी मांगने आए थे। चेन एर, मुझे भी उनसे थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि जब हम पहली बार संकट में फंसे थे तब उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। लेकिन अब वे आए और उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। बात यह नहीं थी कि वे मदद करना नहीं चाहते थे, बल्कि यह थी कि उनमें हिम्मत नहीं थी। श्रीमती लॉन्ग ने आह भरते हुए कहा, वो संकट तो बीत चुका है और तुम एक उच्च कोटि के रसायनज्ञ बन चुके हो। हमारा लॉन्ग परिवार उस दौर से उबर चुका है। माँ ने भी इस बारे में सोचा है और इसे स्वीकार कर लिया है। अतीत को अतीत में ही रहने दो। मुझे आशा है कि तुम भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रखोगे। आखिरकार वे तुम्हारी माँ का परिवार हैं। लॉन्ग चेन ने मन ही मन ठंडे स्वर में ताना मारा। क्या उन्होंने मदद करने की हिम्मत नहीं की? जब लॉन्ग परिवार लगभग भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया था, तब वे क्या कर रहे थे? भले ही वे खुलकर मदद करने की हिम्मत न करें, लेकिन चुपके से थोड़ी सी रकम भेजकर मदद करना फिर भी बेहद आसान था। वर्तमान में लॉन्ग चेन एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति था जिसे राजधानी में हर कोई जानता था। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे और उसने नीलामी में मार्क्विस यन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी हिम्मत दिखाई। यह उसके दबदबे को प्रदर्शित करने के लिए काफी था। लॉन्ग चेन ने इसी तरह के तरीके से सबको ये बता दिया था कि उसका लॉन्ग परिवार अब पहले जैसा लॉन्ग परिवार नहीं रहा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई भी आसानी से धमका सके। अब जाकर माफी मांगना उनका साफ तौर पर माँ का दिल जीतने की कोशिश थी। लॉन्ग चेन उन्हें सचमुच तुच्छ समझता था, लेकिन चूंकि उसकी माँ उन्हें पहले ही माफ कर चुकी थी, इसलिए वह ज्यादा बहस नहीं कर सकता था। अगर उसकी माँ चाहती तो वो जो चाहे कर सकती थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहने का मतलब था कि आपको समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीना होगा। ये देखकर कि लॉन्ग चेन का उसके परिवार के प्रति कोई खास बुरा रवैया नहीं था, श्रीमती लॉन्ग भी कुछ हद तक निश्चिंत हो गई। आखिर चाहे उनके मन में कितनी भी कड़वाहट क्यों न हो, वे उनका परिवार थे और इतने वर्षों तक अकेले रहने के कारण उन्हें पारिवारिक प्रेम की भी बहुत प्यास थी। लॉन्ग चेन कुछ देर अपनी माँ के साथ रहा। माँ ने उसे उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ सरल प्रश्न पूछे और उसने कुछ अस्पष्ट वाक्यों में उत्तर दिया। भले ही वह हमेशा की तरह अपनी माँ को केवल अच्छी खबर बता रहा था, बुरी खबर नहीं, फिर भी इससे उसकी माँ को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद लॉन्ग चेन एकांत में चले गए। चू याओ के मामले को सुलझाने में इतना व्यस्त रहने के कारण उन्हें वास्तव में साधना पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं मिला था। फिलहाल उसके मन में एक विचार था कि जिया चानफेंग को हमेशा के लिए फीनिक्स क्राई साम्राज्य में ही रखा जाए, लेकिन जिया चानफेंग के चारों ओर हमेशा बहुत सारे रक्षक रहते थे। उसे पूरी तरह से आश्वस्त होना था कि उस कमीने को एक ही प्रयास में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन 11वें चक्रवात को संघनित करने के बाद से वह इस बात को लेकर पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था कि उसे आगे साधना कैसे करनी चाहिए। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि रक्त संघनन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन उसके लिए मजबूत होने का कोई और रास्ता नहीं था। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के बिना उसके पास कोई वास्तविक डेंटियन नहीं था, इसलिए केवल इसमें और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वह प्रगति कर सकता था। युवक स्वामी, कोई आपको ढूंढ रहा है। तिथि कक्ष में एक महिला लंबी सफेद स्कर्ट पहने हुए थी, जो इस समय अचंभित लॉन्ग चेन पर हंस रही थी। क्या इतने कम समय में भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए? लॉन्ग चेन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उससे मिलने आए मेहमान असल में यही महिला होगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। वह महिला वही युवती थी जिसने सनसेट माउंटेन पर उस पर हमला करने वाले निकम्मे भाई शी से उसकी रक्षा की थी। नहीं नहीं, मैंने अभी तक बड़ी बहन को उस समय आपकी मदद के लिए धन्यवाद नहीं दिया है, लॉन्ग चेन ने जल्दी से कहा। मुझे बड़ी बहन मत कहो, यह अजीब लगता है। मैं बहन मेन क्यूई की छोटी शिष्या हूँ। मेरा नाम लू फोंगेर है, इसलिए आप मुझे बहन फोंगेर कह सकते हैं, वह हंसते हुए बोली। हाँ, तो छोटे भाई लॉन्ग चेन बहन फोंगेर का अभिवादन करते हैं, लॉन्ग चेन हंसते हुए बोला। उसके मन में लू फोंगेर के लिए एक तरह की दोस्ताना भावना थी।
उसे देखकर उसे लगा कि मेन ची और उसके बीच की दूरी अब पहले जितनी नहीं रही। उसके पास आत्मा को पोषण देने वाली गोली उसे देने का भी एक तरीका था। हाँ, तुम्हारी जुबान तो वाकई कमाल की है, इसीलिए तो तुम फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सभी युवतियों के दिलों के चहेते बन गए हो। लू फॉन्गेर ने उसकी एक तस्वीर दिखाते हुए हंसते हुए कहा। उस चित्र को देखकर लॉन चेन को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह चित्र हुआन चान के साथ उसकी लड़ाई को दर्शाने वाली कॉमिक फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल का कवर था। खांसी, वह तो बस कुछ व्यापारियों द्वारा किया गया एक मजाक था। तुमने एक राजकुमारी के सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराया। क्या ये कोई मजाक था? लू फॉन्गेर ने चिढ़ाते हुए कहा। लॉन चेन का दिल तुरंत बैठ गया। अगर यह बात मेन क्यूई को पता चल गई तो? लॉन चेन, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरी बड़ी बहन परी का रूप धारण किए हुए है। अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है तो क्या तुम्हें उसकी अहमियत का एहसास नहीं है? लू फॉन्गेर नाराज थी। क्योंकि हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। उस राजकुमारी से तुरंत रिश्ता तोड़ दो और मुझे अपनी बड़ी बहन को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। चू याओ के मन में उसके लिए मौजूद स्नेह और कोमलता को याद करते हुए उसने सिर हिलाया और आह भरी, माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब उन्होंने ये कहा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सुइयां उनके दिल में चुभ रही हों। यह फैसला लेना बेहद मुश्किल था। मेन क्यूई की सुंदरता और दयालुता उसके दिल में गहराई से बस गई थी। उसी ने उसे प्यार का पहला अनुभव कराया था। चू याओ उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देती। ऐसे समय में उसे चू याओ को छोड़ने के लिए कहना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? मेरी बड़ी बहन से भी संतुष्ट नहीं हो? यहाँ की दूसरी महिलाओं के साथ भी मजे कर रहे हो? अगर तुमने उसे चुना तो मेरी बहन से दोबारा मिलने के बारे में कभी मत सोचना। लू फॉन्गेर ने गुस्से से चेतावनी दी। लॉन चेन ने गहरी सांस ली। अपनी जटिल भावनाओं के सामने वह पूरी तरह असहाय था। उसने दोनों में से किसी एक को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसे चुनना ही था। लॉन चेन को चुप देखकर लू फॉन्गेर ने आगे कहा, क्या तुम सचमुच किसी राजकुमारी के लिए मेरी बहन को छोड़ दोगे? मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। लॉन चेन ने अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारा चेहरा तो वाकई मोटा है। तुम दो सुंदरियों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हो। लॉन चेन को इतने आत्मविश्वास और बेशर्मी से व्यवहार करते देख गुस्से में भरी लू फॉन्गेर को हंसी आ गई। ये सुनकर लॉन चेन चौंक गया। उसे ठीक से समझ नहीं आया कि लू फॉन्गेर क्या कह रही थी। अरे छोड़ो, एक सच्चे मर्द को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। अगर तुमने मुझे खुश करने के लिए उस बेचारी राजकुमारी को छोड़ दिया होता तो तुम्हें मेरी बहन को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता। लू फॉन्गेर हंसते हुए बोली। प्यार में चंचल मर्द भला मेरी बहन की नजरों में कैसे जगह बना सकता है? अभी तो बस एक छोटी सी परीक्षा थी। मुझे लगता है कि तुम मुश्किल से पास हुए हो। लॉन चेन के माथे से पसीने की एक बूंद चुपचाप लुढ़क गई। उसे थकावट का एहसास हुआ। वह दोबारा ऐसी परीक्षा से गुजरने की बजाय किसी से भीषण लड़ाई लड़ना पसंद करेगा। लेकिन तुम अभी से ही जश्न मना रहे हो। वो परीक्षण तो मैंने निजी तौर पर किया था। मेरी बड़ी बहन की बात करें तो क्या वो तुम्हें अपने साथ एक और खूबसूरत लड़की रखने देगी या नहीं, ये तो सिर्फ वही जानती है। लू फॉन्गेर ने उसे आराम महसूस करते हुए देखकर हंसते हुए चेतावनी दी। उसकी नसें जो अभी अभी शांत हुई थी तुरंत फिर से तन गईं। लू फॉन्गेर ने आगे कहा, लेकिन मेरी बहन के बारे में जो मैं समझती हूँ उसके अनुसार सभी पुरुषों में से तुम्हारे पास सबसे अधिक मौका होना चाहिए और मेरी मदद से तुम्हारे मौके और भी बढ़ जाएंगे। तो फिर मैं बहन फॉन्गेर को मदद के लिए धन्यवाद दूंगा। लॉन चेन ने जल्दी से कहा। हाँ, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। मुझे यहाँ काम से आना पड़ा था। 7 दिन और 7 रातों की उड़ान के बाद मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। ऊपर से आपने मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाई। लू फॉन्गेर ने असंतुष्ट होकर आह भरी। ओह, मैं बहन फॉन्गेर के लिए तुरंत चाय डालता हूँ। लॉन चेन ने जल्दी और सावधानी से उनके लिए एक कप चाय डाली। कोई और चारा नहीं था। मेनची के लिए उन्हें हर हाल में फॉन्गेर पर अच्छा प्रभाव डालना ही था। लू फॉन्गेर ने कुछ अजीब से भाव के साथ चाय का प्याला लिया। क्या आपके लॉन परिवार में आमतौर पर चाय के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है? तभी लॉन चेन को एहसास हुआ कि चाय का बर्तन पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, ये ठंडी चाय है जिसे ठंडा ही पीना चाहिए। बहन फॉन्गेर इसे चख सकती हैं। अगर कोई तुम्हारी बात पर विश्वास कर ले तो यह अजीब बात होगी, फैंगे ने डांटते हुए कहा। अगर बहन फॉन्गेर ठंडी चाय नहीं पीना चाहती तो मैं तुरंत आपके लिए गर्म चाय बना दूंगी। अरे छोड़ो भी, जब तक तुम्हारा दिल सही है तब तक सब ठीक है। इस तरह आना जाना सच में काफी परेशान करने वाला है, लेकिन अगर मेरा दिल सही होता तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता। एक पल के लिए लॉन चेन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। यह फॉन्गेर सचमुच बहुत शरारती थी, लेकिन फिर भी उसमें एक मासूमियत और चंचलता झलकती थी। वह जो चाहे बोल देती थी। लोगों का उससे दोस्ती करना वाकई आसान था। पवन आत्मा मंडप यहाँ से हजारों मील दूर था। भले ही वह किसी जादुई जानवर पर सवार होकर यात्रा कर रही हो, 7 दिन और 7 रातों का सफर बेहद थका देने वाला था, इसलिए वह उसके द्वारा उसे चिढ़ाने की बात समझ सकता था। अब मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। मेरी बहन ने आपके लिए एक उपहार भेजा है। लू फॉन्गेर ने बगल में रखे एक छोटे से बक्से की ओर इशारा किया। तभी लॉन चेन को एहसास हुआ कि वहाँ 2 फुट ऊंचा एक आयताकार तना था। जब संदूक को धीरे से खोला गया तो लॉन चेन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके अंदर एक छोटा सा रोएंदार जीव था। वह हथेली के आकार का एक छोटा सा भेड़िया का बच्चा था। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था, केवल उसके माथे के बीचों बीच बालों का एक छोटा सा हिस्सा चटक लाल रंग का था। वह बेहद प्यारा था। जन्म के बाद इस नन्हे शावक ने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। वह अंधाधुंध इधर उधर भोजन की तलाश कर रहा था। स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ। लॉन चेन बेहद चौंक गया। यह उसी जादुई जानवर का बच्चा था जिसके बारे में उसने पहले पढ़ा था। स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ, इसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था, बस उस पर लाल रंग के बालों का एक छोटा सा गुच्छा था। इसे पहचानना बेहद आसान था, लेकिन अधिकतर स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ पूरी तरह से शुद्ध नस्ल के नहीं थे। उनके फर का रंग थोड़ा फीका होता था और कभी कभी उस पर धब्बे भी होते थे, लेकिन इस हिमभेड़िए के शावक के शरीर पर एक भी धब्बा नहीं था। इसका मतलब था कि यह अत्यंत शुद्ध नस्ल का स्कारलेट फ्लेम हिमभेड़िया था। ऐसा शुद्ध लाल ज्वाला हिमहान परिपक्व होने पर तृतीय श्रेणी का सर्वाधिकार प्राप्त जादुई प्राणी बन जाता है और यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी के जादुई प्राणियों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
ये एक ऐसी सत्ता थी जो टेंडन रूपांतरण के दायरे से परे थी। जी हाँ, ये शुद्ध नस्ल का स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ है जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसे मेरी बहन को उसके गुरु ने उपहार के रूप में दिया था, लेकिन वह चाहती थी कि मैं रात में उड़कर इसे तुम्हें दे दूं। लू फोंगेर ने जटिल भाव से लॉन चेन की ओर देखा। उसका दिल कांप उठा। मेन ची न केवल उसे भूली नहीं थी, बल्कि उसके बारे में चिंतित भी थी। एक खूबसूरत लड़की की ऐसी सच्ची भावनाएं देखकर लॉन चेन की आंखों में आंसू आ गए। असल में बहन चाहती थी कि यह तुम्हारे लिए एक कमजोर पालतू जानवर हो, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी औषधि के ज्ञाता बन जाओगे। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जानवरों को वश में करने की कुछ तकनीकें सिखा सकती हूँ। फिर ये लाल ज्वाला हिमभैंस एक लड़ाकू पालतू जानवर बन सकता है, लू फोंगेर ने कहा। साधारण मार्शल आर्टिस्ट हमेशा बीस्ट टेमर्स की मदद से अपनी मार्शल शक्ति या अन्य तकनीकों का उपयोग करके धीरे धीरे जादुई जानवर को वश में कर लेते थे, जिससे वह उनका पालतू जानवर बन जाता था। लेकिन ऐसा पालतू जानवर पूरी तरह से सही नहीं था। आखिरकार जादुई जीवों में एक हिंसक और क्रूर आभा होती थी जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। पालतू जानवर द्वारा अपने मालिक को खा जाना एक आम बात थी, लेकिन फिर भी जादुई जानवर पालतू जानवर के रूप में बेहद कीमती थे। हालांकि यह थोड़ा खतरनाक था, लेकिन एक बार ठीक से प्रशिक्षित होने और सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर एक जादुई जानवर निश्चित रूप से आपकी युद्ध शक्ति में एक बेहद भयानक इजाफा साबित होता था। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले पालतू जानवर की खासियत ये थी कि उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था। हालांकि किसी जादुई जानवर को इस तरह नियंत्रित करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। आम लोग इसके काबिल नहीं होते थे। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जादुई जानवर से जुड़कर संवाद स्थापित करने से जानवर और मनुष्य दोनों मिलकर काम कर सकते थे। एक पालतू पशु की शक्ति न केवल बहुत अधिक होती थी, बल्कि उसके अपने स्वामी को धोखा देने की संभावना भी बहुत कम होती थी। हालांकि इसके लिए लंबे समय तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उस जादुई प्राणी से जोड़े रखना आवश्यक था जो थका देने वाला होता था। मेन क्यूई को लॉन चेन की वर्तमान शक्ति के बारे में पता नहीं था। उसने शावक को इस उम्मीद में भेजा था कि स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ बड़ा होकर लॉन चेन का अनुसरण करेगा और भविष्य में जीवन रक्षक के रूप में काम आएगा। लेकिन वर्तमान लॉन चेन पहले से ही एक औषधि विशेषज्ञ था। लू फोंगेर ने उसे सीधे जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की कुछ तकनीकें सिखाई। लू फोंगेर को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि लॉन चेन ने केवल एक संक्षिप्त व्याख्या से ही तकनीकों को समझ लिया। फिर उसने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जो सीधे तकनीक की कार्यप्रणाली के मूल तक पहुंचते थे। लेकिन लू फोंगेर द्वारा लॉन चेन को सिखाने की एक सीमा थी। वह उसे केवल आमतौर पर प्रचलित पशु नियंत्रण तकनीकें ही सिखा सकती थी। जहां तक उसके संप्रदाय की मुख्य तकनीकों की बात है, वह बिना अनुमति के उन्हें सिखाने का साहस नहीं करती थी। लॉन चेन की बुद्धिमत्ता ने लू फोंगेर को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। उसे एहसास हो गया था कि लॉन चेन वाकई एक अद्भुत प्रतिभा है। वह हर शब्द को याद रखता था और लगभग हर बात को तुरंत समझ लेता था। यहाँ तक कि वह उससे ऐसे विचारों के बारे में भी सवाल पूछता था जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह लॉन की जागीर में आधे दिन तक रुकी। जब लू फोंगेर ने देखा कि लॉन चेन ने उसके द्वारा सिखाई गई सभी तकनीकों को पूरी तरह से समझ लिया है, तो वह तुरंत चली गई। लेकिन जाने से पहले लॉन चेन ने उसे आत्मा को पोषण देने वाली वह अनमोल गोली दी जिसे उसे मेन क्यूई को देना था। उसके जाने के बाद लॉन चेन ने अपने सीने से लगे नन्हे शावक को देखा और उसके दिल में एक गर्मजोशी सी उमड़ पड़ी। इस लाल ज्वाला हिमभेड़िए का अस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि वह मेन क्यूई के दिल में बसा हुआ था। ये जानकर लॉन चेन को बेहद खुशी हुई कि मेन क्यूई उसकी परवाह करती है। उसने राजधानी में सब कुछ जल्द से जल्द सुझाने की कामना की ताकि वह इन असभ्य भूमि से निकलकर उस विशाल आकाश में प्रवेश कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि एक अद्वितीय सुंदरी उसका इंतजार कर रही है। मेन क्यूई के बारे में सोचते ही लॉन चेन का खून और भी गर्म हो गया। उसे जल्दी उठना था। वाह! अचानक उसकी बाहों में मौजूद नन्हा शावक जोर से रोने लगा और उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगा। उस छोटे से जीव को देखकर लॉन चेन मुस्कुराया, लेकिन उसी क्षण उसे अचानक एक बेहद अस्पष्ट हत्या का इरादा महसूस हुआ। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि कोई उस पर नजर रख रहा है। हालांकि लॉन्ग एस्टेट के पूरे इलाके में अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करने के बाद भी वह किसी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन वह आशंका निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी। अपनी गहरी समझ के बल पर उन्होंने उस अत्यंत अस्पष्ट हत्या के इरादे को निश्चित रूप से भांप लिया था। लॉन चेन को अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा था। अगर लॉन परिवार में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था, तो इसका मतलब था कि दुश्मन दूर से निगरानी कर रहा था। आकाश में अंधेरा छाते देख लॉन चेन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और पिल्ले जैसे दिखने वाले स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ को वापस उसकी सूंड में रख दिया। वह संदूक लू फोंगेर लेकर आई थी। उसके अंदर एक पौष्टिक तरल पदार्थ था जो शावक के लिए पर्याप्त था ताकि वह मर न जाए। उस नन्हे शावक के लिए एक उचित स्थान तैयार करने के बाद उसने कपड़े बदले और अपनी जागीर छोड़कर चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसका अनुमान सही निकला। जैसे ही वह फाटक से अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि लोग उसे देख रहे हैं। चलते चलते उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि वे लोग उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं। अगर उसका अनुमान सही था, तो उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए था ताकि वे चुपके से लॉन की जागीर में घुसकर उसकी हत्या कर सकें। वह अपने घर में लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह घर छोड़कर चला गया था। और जैसा उसने अनुमान लगाया था, जब वह कुछ मील दूर चलकर एक सुनसान इलाके में पहुंचा जहां कोई और मौजूद नहीं था, तभी एक तेज सीटी बजाता हुआ तीर सीधे उसकी पीठ पर लगा। जब तक उसने संभल कर सतर्क होने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे गोली लगी और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। 10 से अधिक आकृतियां लॉन चेन को घेरे हुए थी। उन सभी ने नकाब पहन रखे थे। अपनी तलवारें उठाकर उन्होंने लॉन चेन के पीछे हटने के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। हम फीनिक्स क्राई का नंबर 1 जूनियर जनरेशन, वो तो बस एक बेवकूफ है। उसे तो इतनी आसानी से निपटा दिया गया। नकाबपोश आदमियों में से एक ने ठंडे लहजे में ताना मारा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, एक तीर सीधे उसके पेट में जा लगा। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसने अपने पेट की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी जान तेजी से निकल रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय भी उसे यह पता नहीं था कि उसे किसने मारा है। सावधान! बाकी सभी लोग तुरंत पीछे हट गए और लॉन चेन को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसकी पीठ में लगा तीर गायब हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लॉन चेन बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह जमीन से उठा और बेपरवाही से अपने कपड़ों से धूल झाड़ी।
लॉन्ग चेन काफी समय से सतर्क था, तो भला उस पर हमला करना इतना आसान कैसे हो सकता था। तीर उसे लगने ही वाला था कि उसने हवा में ही उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने चोट लगने का नाटक किया और बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने जो कुछ भी किया वह एक नाटक था जिसे उसने बेहद विश्वसनीय ढंग से अंजाम दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे पता चल सके कि यह समूह किस लिए आया था। तीर के नोक पर कोई जहर नहीं था और धनुष की डोरी की आवाज बहुत तेज थी। पेशेवर हत्यारे निश्चित रूप से किसी ऐसे दुश्मन के पास यूं ही नहीं जाते जिसकी मौत की पुष्टि न हुई हो। एक साथ उनकी एक चीख के बाद नकाबपोश लोगों ने अचानक अपनी आभाएं छोड़ दी। रक्त ऊर्जा आकाश की ओर उमड़ पड़ी। उनमें से प्रत्येक रक्त संघनन विशेषज्ञ था। धातु की एक झनकार के साथ लॉन्ग चेन के हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। ये वही हथियार था जिसे उसने मारा था। अब उसने इसका इस्तेमाल उनके एक हमले को रोकने के लिए किया। जिस व्यक्ति के हमले को उसने रोका उसका हाथ सुन्न पड़ गया। लॉन्ग चेन की तलवार की शक्ति अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी। उसके हाथ में मौजूद तलवार उड़ गई और वह पीठ के बल गिर पड़ा। उस व्यक्ति के शरीर पर एक ठंडी रोशनी चमकी और वह दो टुकड़ों में बंध गया। एक पल के लिए खून की बारिश हुई। अब जबकि लॉन्ग चेन ने 11 चक्रवातों को संघनित कर लिया था जो एक भयावह आकार तक पहुंच गए थे, तो उसकी ओर से किया गया एक आकस्मिक प्रहार भी व्यवहारिक रूप से अजेय था। अपनी तलवार के एक ही वार से रक्त संघनन विशेषज्ञ को आसानी से मार गिराने के बाद रक्त की तीखी गंध हवा में फैल गई। उसके शरीर में उठ रहे चक्रवात मानो उत्तेजित हो गए हों और लॉन्ग चेन के किसी भी उकसावे के बिना वे और भी तेजी से घूमने लगे। पलक झपकते ही उनके समूह के 2 सदस्य मारे गए। सदमे और गुस्से से वे भर उठे। वे क्रोध से दहाड़ते हुए एक साथ टूट पड़े और हर कोई लॉन्ग चेन के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर वार करने लगा। लॉन्ग चेन ने ठंडी सांस ली। आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसकी बाहों में प्रवाहित होने लगी। सिर्फ उसी एक तलवार के बल पर लॉन्ग चेन ने 10 से अधिक लोगों के हमलों को नाकाम कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा की तरंगें भयावह उतार चढ़ाव के साथ बाहर निकली। 10 से अधिक लोगों की संयुक्त शक्ति से उन्होंने लॉन्ग चेन को कई कदम पीछे धकेल दिया। उसे कोई चोट नहीं आई, हालांकि उसकी तलवार इतनी भयानक ताकत को सहन नहीं कर पाई और चकनाचूर हो गई, केवल मूठ ही बची रही। वे सभी इस बात से बेहद हैरान थे कि लॉन्ग चेन अकेले ही उनके संयुक्त हमले को रोकने में सक्षम था। उनमें से 3 तो मध्य रक्त संघनन स्तर पर थे। बहुत बढ़िया, उनमें से एक ने आदेश दिया। हालांकि उसकी आवाज को धीमा रखने की कोशिश की गई थी, फिर भी उस आवाज में कुछ अवर्णनीय विचित्रता थी। उन्हें इस बात की याद दिलाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे सब जानते थे कि यही सबसे अच्छा मौका था। वे सब निहत्थे लॉन्ग चेन पर टूट पड़े। नकाबपोश काले वस्त्रधारी हमलावरों को देखकर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने अपनी अंगूठी को हल्के से रगड़ा। अचानक सुनहरी रोशनी से आकाश जगमगा उठा। एक विशाल कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, मानो पूर्णिमा का चांद शोकपूर्ण चाप बनाते हुए घूम रहा हो। खून और टूटे हुए अंग चारों ओर बिखरे पड़े थे। कुल्हाड़ी की भयानक ताकत ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। उनमें से 9 लोग उसके नीचे दबकर मर गए। अब केवल 3 ही बचे थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे तीनों थोड़े धीमे थे। जब उन्होंने अचानक उसके हाथों में एक विशाल कुल्हाड़ी देखी तो उन्होंने सहज रूप से अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली, जिससे वे मौत से बच गए। लेकिन जहां वे किसी तरह बच गए, वहीं बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। उस विशाल कुल्हाड़ी के सामने उनके हाथों में मौजूद तलवारें खिलौनों से कम नहीं थी। वे सभी चूर चूर हो गए थी। उस अपार शक्ति ने लॉन्ग चेन को भी प्रभावित कर दिया था। ये भारी हथियारों की दबंग शैली थी। आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी, जिससे आप अपने दुश्मनों को सीधे मुकाबले में पूरी तरह से कुचल सकते थे। लेकिन एक कमी ये थी कि लॉन्ग चेन को युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती थी। इसका कारण यह था कि उसका हैंडल बहुत मोटा था। साथ ही केवल एक हाथ की ताकत से कुल्हाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह कुल्हाड़ी बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन अत्यधिक बल का प्रयोग करने के कारण उसकी भुजाओं में बहुत दर्द होने लगा। अब समय आ गया है कि तुम सबको नरक में भेजा जाए। उसने धीरे से विशाल युद्ध कुल्हाड़ी उठाए। तभी शेष तीनों ने प्रतिक्रिया दी। वे तुरंत भाग निकले और पलक झपकते ही गायब हो गए। उन तीनों के भागने की दिशा में देखते हुए लॉन्ग चेन ने असहाय होकर आह भरी। वह विशाल कुल्हाड़ी पर बैठ गया, मानो उसका उनके पीछे जाने का जरा भी इरादा न हो। ऐसा नहीं था कि वह उनका पीछा नहीं करना चाहता था, बल्कि यह था कि अगर वह उन्हें पकड़ भी लेता तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पहाड़ चीरने वाली कुल्हाड़ी के वजन और ताकत को कम आंकने के कारण उसने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने का गलत अनुमान लगाया और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना कंधा उतर गया। उसने कुल्हाड़ी सिर्फ उन्हें डराने के लिए उठाई थी, वरना अगर वे नहीं भागे तो उसे ही भागना पड़ता। अपना कंधा घुमाते हुए उसने उसे वापस अपनी जगह पर बिठा लिया। अचानक वह बगल में मौजूद कुछ झाड़ियों की ओर मुड़ा और बोला, इतने लंबे समय तक छिपने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि अब बाहर आकर कुछ बातें कहने का समय आ गया है? वे झाड़ियां शांत रहीं। लॉन्ग चेन ने हल्की सी मुस्कान दी और अचानक उसके हाथ में एक लाल दवा की गोली प्रकट हुई। उंगली के एक झटके से लाल गोली झाड़ियों में गिर गई। वह दवा की गोली झाड़ियों में गिरते ही फट गई। देखते ही देखते अनगिनत लाल धुएं के गुबार हवा में फैल गए। धुआं बेहद तेजी से फैलते हुए सैकड़ों मीटर दूर तक पहुंच गया। वह एक विष की गोली थी। रसायन शास्त्रियों द्वारा बनाई गई ये गोलियां न केवल जान बचाती थी, बल्कि जान ले भी सकती थी। लॉन्ग चेन ने उस विष की गोली को लंबे समय तक अपने पास रखा था। वीर सभा भवन में जब उसने हुआन चांद से लड़ाई की थी, तब वह उसका इस्तेमाल करने ही वाला था कि युवराज वहां आ गए। वह जीवन रक्षक उपाय था, लेकिन अब जब उनके पास और भी बेहतर दवाएं मौजूद थी, तो उस उपाय का कोई उपयोग नहीं रह गया था। एक आकृति तेजी से झाड़ियों से निकलकर दूर भाग गई। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भागे नहीं, अन्यथा कुछ ही मिनटों में जहर आपके दिल तक पहुंच जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा। वह आकृति एक पल के लिए रुक गई। शायद वह सोच रहा था कि लॉन्ग चेन सच कह रहा है या नहीं, लेकिन अंत में उसने वहीं रुकने का फैसला किया। युवा उस्ताद की तकनीकें वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे चलकर आया और झुककर प्रणाम किया। वह लगभग 20 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। वह थोड़ा दुबला पतला और कमजोर दिख रहा था। उसका चेहरा बेहद सादा था, ऐसा चेहरा जिसे भीड़ में पहचानना मुश्किल होता। आप कौन हैं? छोटे मालिक को सूचना देते हुए, मैं चेन फी हूँ। मुझे आपके पिता ने अपनी पत्नी और बेटे की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए भेजा है, चेन फी ने कहा। मेरे पिता? क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? लॉन्ग चेन सुखद रूप से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे अभी भी सबूत की जरूरत थी। उस व्यक्ति ने अपने वस्त्रों में से कुछ निकाला और लॉन्ग चेन को सौंप दिया।
ये एक यादगार वस्तु है। मुझे वास्तव में शर्म आ रही है। मुझे विश्वास है कि युवा स्वामी इसे अवश्य पहचान लेंगे। उस चीज को देखते ही लॉन चेन का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। वह एक बांस की तलवार थी जो उसके पिता ने उसे बचपन में उपहार स्वरूप दी थी। उस समय वह केवल 2 साल का था। वह इतना उत्साहित था कि उसने उसे ऐसे लहराया जैसे वह कोई महान विशेषज्ञ हो। उस समय उसके पिता प्रतिदिन उसके साथ इस प्रकार चलते थे। जब वह अपनी बांस की तलवार को बेतहाशा घुमाता था तो वे कभी कभी उसे प्रोत्साहन देते थे और उसकी माँ चुपके से एक तरफ हंसती रहती थी। वे उनके 3 सदस्यीय परिवार के सुखद और सुखद दिन थे। वे दिन मानो कल की ही तरह लगते थे। उसे अपने पिता का सख्त लेकिन स्नेहपूर्ण चेहरा आज भी दिखाई देता था। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। खिलौना तो कुछ ही समय में नया लगता है। बाद में उसे असली तलवारों और धारियों से लगाव हो गया। वह बांस की तलवार कहीं खो गई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। अब बांस की तलवार को देखते हुए उसने पाया कि उसमें एक तेज चमक थी। जाहिर है ये चमक तलवार को हजारों हजारों बार रगड़ने से ही उत्पन्न हो सकती थी। मास्टर इन वर्षों में अपने बेटे और पत्नी से मिलने की बहुत इच्छा रखते थे, लेकिन वे अपने परिवार से मिल नहीं पाए। हालांकि अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा इस मुकाम पर पहुंच गया है तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत खुशी होती, चेन फी ने कहा। लॉन चेन ने बांस की तलवार को सावधानी पूर्वक रख दिया। अपने पिता की इस खबर ने उसे इतना उत्साहित कर दिया था कि मानो वह अपने वर्तमान स्तर को पार कर चुका हो। कई साल बीत गए थे लेकिन उसके पिता ने कभी एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया था। कभी कभी तो उसे लगता था कि शायद उसके पिता अब अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं चाहते। ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में उनके प्रति थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं थी। आज चेन फी की बातें सुनकर उसके दिल का वो दर्द आखिरकार कम हो गया। साथ ही उसे थोड़ी शर्म भी आई। अपने पिता पर भरोसा करने के मामले में वो अपनी माँ के बराबर नहीं था। जागीर पर वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, लॉन चेन ने कहा। अब वह बहुत कुछ समझ चुका था। हालांकि उसे पूरी बात पता नहीं थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अब वह अपना भाग्य खुद बदल सकता है। युवा स्वामी, आप मुझ पर यूं ही विश्वास कर लेते हैं? चेन फी आश्चर्यचकित था। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर तुमने अभी झूठ बोला होता तो तुम अब तक एक लाश बन चुके होते। बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि अगर तुमने अभी झूठ बोला होता तो अब तक तुम मुर्दा हो चुके होते। लॉन चेन के हल्के फुल्के शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। चेन फी बेहद चिंतित हो गया, लेकिन अपने शरीर की जांच करने पर उसे कोई बदलाव नजर नहीं आया। मैंने जो गोली फेंकी है उसे आत्मा भस्म करने वाली गोली कहते हैं। अगर आप अभी अपनी सांस पूरी तरह रोक भी लें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। वह जहरीली गैस सीधे आपके रोमछिद्रों को नष्ट कर देती है और आपके रक्त में प्रवेश कर जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं या जमकर लड़ते हैं तो आपका खून तेजी से बहने लगेगा और जहर तुरंत आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाएगा। उस समय आपकी मृत्यु निश्चित होगी, लॉन चेन ने समझाया। चेन फी का चेहरा बदल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉन चेन की जहर की गोली इतनी भयानक होगी, लेकिन चूंकि लॉन चेन उस पर भरोसा कर चुका था इसलिए वह अब उसे धोखा नहीं देगा। मैं तुम पर इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी गोलियों पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने अभी मेरे सवाल का जवाब झूठ दिया होता तो तुम्हारे शरीर में खून का प्रवाह तेज हो गया होता। तब तक तो तुम्हारे 7 छिद्रों से खून बहने लगता। लो, इसे खा लो। लॉन चेन ने चेन फी को एक दवा की गोली दी। चेन फी ने उसे तुरंत निगल लिया। इस गोली को लेने के बाद आपके शरीर से विष निकल जाएगा। हालांकि इसका असर थोड़ा धीरे धीरे होगा, इसलिए अगले 3 दिनों तक आप कोई भी जोरदार लड़ाई न लड़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं। लॉन चेन सीधे घर की ओर चलने लगा। चेन फी भी जल्दी से उसके पीछे चलने लगी। वे अपने पीछे खून और कटे हुए अंगों का एक भयावह इलाका छोड़ गए। ... कमीने, तू मेरी पीठ पीछे लॉन चेन को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा? एक गुप्त कमरे में सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति गुस्से से जिया चानफेन को कोस रहा था। उससे जानलेवा आभा निकल रही थी। उसी क्षण एक भयानक जानलेवा इरादे ने ठोस रूप धारण कर लिया और जिया चानफेन को जकड़ लिया। जिया चानफेन को ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी तलवार उसकी गर्दन पर रखी हो। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार उसकी जान पल भर में निकल सकती थी। भाई लुओ, मेरी बात सुनो। यह मैंने नहीं किया, मेरी बहन ने मेरे अधीनस्थों को आदेश दिया था। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्थिति समझाने की कोशिश करते हुए शिया चानफेन पूरी तरह से भयभीत था। पसीने से उसके वस्त्र पूरी तरह भीग गए थे, क्योंकि वह जानलेवा इरादा इतना भयानक था कि वह उसे रोक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वह जो रक्त संघनन विशेषज्ञ था भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक छोटी सी चींटी हो जो बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में असमर्थ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंगरक्षक तुम्हारी बहन के आदेश बिना तुम्हारी अनुमति के मान लेंगे? जाहिर है, जाने से पहले तुम उस कांटेदार लॉन चेन को रास्ते से हटाना चाहते थे। शुक्र है कि लॉन चेन मरा नहीं, वरना मामला सचमुच बिगड़ जाता। 10 जिंदगियां भी होती तो भी तुम उन उच्च अधिकारियों के गुस्से को नहीं रोक पाते, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। शिया चानफेन ने अपना सिर झुका लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये सच था कि लॉन चेन पर जानलेवा हमला शिया बाईची ने करवाया था, लेकिन सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बिल्कुल सही था। उसने अपने निजी अंगरक्षकों को शिया बाईची को सौंपा था। उसे उम्मीद थी कि लॉन चेन की मौत के बाद वह सारा दोष शिया बाईची पर डाल देगा। उसकी औषधि विशेषज्ञ होने के कारण वह बच जाएगी। नीलामी में शिया बाईची से पहले ही इतना पैसा उधार लेने के कारण उसे शिया बाईची द्वारा मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि रक्त संघनन विशेषज्ञों का एक समूह असफल हो जाएगा और उनके केवल 3 सदस्य ही लौटेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से पूछ पाते कि क्या हुआ था, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति वहां पहुंच चुका था। शिया चानफेन, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। तुम्हारा काम छोटा है। अगर बड़ी साजिशें नाकाम रही तो तुम्हारी पूरी ग्रैंड शिया भी सजा नहीं सह पाएगी। तुम तो अकेले वापस जाओ और अपनी मूर्ख बहन को बता दो कि अगर उसने दोबारा ऐसी लापरवाही बरती तो मैं खुद उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उस बूढ़े व्यभिचारी वेकांत ने उसे कभी भी अपनी नजरों में जगह नहीं दी, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। जी हाँ, चानफेन अपनी बहन को ठीक से समझाएगा। मैं अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। जिया चानफेन ने बार बार सिर हिलाया। लॉन तियानशियाओ पहले ही कह चुका है कि अगर उसकी पत्नी या बेटे को कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो वह अपनी सीमा चौकी छोड़ देगा और राजधानी में घुसने के लिए हत्याएं करता फिरेगा। यही वह स्थिति है जिससे हम सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं, समझे?
सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडे लहजे में आगे कहा, हम लगातार उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग त्यान शियाओ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपनी पत्नी और बेटे की परवाह नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति है जो या तो कोई कार्रवाई नहीं करता या बिजली की तरह हमला करता है। यह उसकी तरफ से तुम लोगों को चेतावनी है, लेकिन तुम मूर्ख इसे भी नहीं समझ पाए। भाई लुओ, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है। भाई लुओ की कुशलता को देखते हुए आप सीधे जाकर लॉन्ग त्यान शियाओ को क्यों नहीं मार देते? शिया चानफेंग ने पूछा। बेवकूफ, अगर मैं सचमुच खुलेआम कार्रवाई कर सकता तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती? इसके अलावा लॉन्ग त्यान शियाओ भी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन का विशेषज्ञ है, उसे मारना इतना आसान कैसे है? अगर मैं एक ही बार में सफल नहीं हुआ और यह खबर फैल गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने गुस्से में कहा। शिया चानफेंग को तुरंत असहजता महसूस हुई, लेकिन उसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन लॉन्ग चेन के प्रति उसकी नफरत बढ़ती ही चली गई। शिया बाइची की हरकतें असल में वही थी जो वह खुद भी चाहता था, लेकिन चूंकि लॉन्ग चेन मरा नहीं था, इसलिए उसके अंदर का गुस्सा दबा हुआ ही रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 से अधिक रक्त संघनन विशेषज्ञ मिलकर भी उसे मार नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। जब शिया चानफेंग अपने कमरे में लौटा तो सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने आह भरी। उसके लिए इतना आसान मिशन मिलना परेशानी भरा था, लेकिन शायद यह उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। वह अभी इतने क्रोधित थे कि उन्होंने लगभग शिया चानफेंग को मार ही डाला था, लेकिन वे ऐसा कर नहीं सके। यह योजना कई वर्षों से चल रही थी। वास्तव में वे मूल रूप से यहाँ किसी और के परिश्रम से अर्जित अंतिम लाभ प्राप्त करने आए थे। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके आसपास के सभी लोग पूरी तरह से मूर्ख हों, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। उसके पेट में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह सार्वजनिक रूप से प्रकट होने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए उसे ग्रैंड शिया के साथ मिलकर काम करना पड़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर तुम सच में मेरी योजनाओं को बर्बाद कर देते हो तो तुम सब यहीं मर जाओ। जब लॉन्ग चेन घर लौटा तब तक काफी रात हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने चेन फी को ध्यान से देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आभा अत्यंत मंद थी। चेन फी के ठीक सामने होने के बावजूद भी उसकी उपस्थिति का एहसास करना मुश्किल था। मैं एक विशेष साधना तकनीक का प्रशिक्षण लेता हूँ जिससे मेरी आभा को छिपाने की क्षमता बढ़ जाती है। युवा स्वामी को इसे अजीब समझने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह विनम्र दिखता था, लेकिन अंदर से थोड़ा अभिमानी भी था। उसे अपनी आभा छिपाने की तकनीकों पर पूरा भरोसा था। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। चेन फी सचमुच इस मामले में काफी माहिर था, क्योंकि तब तक उसने उसकी जरा सी भी मौजूदगी महसूस नहीं की थी। आज जब उसकी तलवार टूट गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह खतरे में है, तब चेन फी ने अपनी कुछ आभा बिखेर दी, वरना वह उसे अभी भी नोटिस नहीं कर पाता। उस समय वह स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करने ही वाला था। साथ ही लॉन्ग चेन ने उस समय किसी भी प्रकार की शत्रुता का आभास नहीं किया था, इसलिए वह जानता था कि चेन फी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए लॉन्ग चेन ने शुरू में अनुमान लगाया था कि चेन फी का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन सावधानी के तौर पर उसने फिर भी जहर की गोली का इस्तेमाल करने का फैसला किया था। वर्तमान में लॉन्ग परिवार बेहद अस्थिर स्थिति में था। किसी भी क्षण सब कुछ बिखर सकता था। वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और अपने परिवार के लोगों की जान जोखिम में डालने से साफ इनकार कर रहा था। मेरे पिता के यहाँ सब कैसा चल रहा है? गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग चेन ने सीधे मुद्दे पर बात की। वह अपने पिता के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक था। इतना समय बीत चुका था कि पिता की यादें भी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन बचपन से ही पिता का प्यार उनके दिल में गहराई से बसा हुआ था। आपके पिता सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हालांकि हाल के वर्षों में बर्बर कबीलों के साथ लड़ाई और भी तीव्र हो गई है। राजधानी से सहायता न मिलने के कारण उनकी मूल 50,000 सैनिकों की सेना घटकर केवल 20,000 रह गई है। सौभाग्य से आसपास के आम लोग आपके पिता की उदारता का सम्मान करते हैं और उनकी सेना को मजबूत करने के लिए उन्हें पत्नियां और बेटे भेजते हैं, साथ ही साथ रसद भी। अगर वे न होते तो हम बहुत पहले ही हार मान चुके होते। उनकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। राजधानी का लॉन्ग त्यान शियाओ के प्रति रवैया वाकई बेहद निराशाजनक था। अगर उन्होंने अनेक आम लोगों की उत्सुक निगाहें न देखी होती तो वे अब तक वहां से जा चुके होते। बर्बर जनजातियां वास्तव में कई अलग अलग जनजातियां थीं। इन्हें सामान्य रूप से बर्बर जनजातियां कहा जाता था। जंगली और निर्जन वातावरण में जन्मे इन जनजातियों को जीवित रहने के लिए क्रूर तरीकों का सहारा लेना पड़ता था। वे शिकार करते और भोजन इकट्ठा करते थे, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस कठोर वातावरण ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी अधिकांश आबादी आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक बलवान थी। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, वे स्वाभाविक रूप से विकसित और फैलने लगे और अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करते चले गए। अंततः उन्हें फीनिक्स क्राई साम्राज्य की सीमा मिल गई, जहाँ की भूमि और उत्पाद समृद्ध थे। इस स्थान को लूटना शिकार करने से कहीं अधिक आसान था। उन्हें बर्बर जनजातियां इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि वे आम लोगों से बहुत अलग जीवन जीते थे। पूरा परिवार एक ही बिस्तर पर साथ सोता था। वे पीढ़ी या लिंग का कोई लिहाज किए बिना शारीरिक संबंध बनाते थे। ये निश्चित रूप से दूसरों को अव्यवस्थित लगता था। अपनी जनजाति के अलावा बाकी जनजातियां उनके लिए मात्र शिकार थीं। जनजातियां एक दूसरे पर अंधाधुंध हमला करती थीं, और अगर वे फीनिक्स क्राई के आम लोगों को पकड़ भी लेते तो पुरुषों को मारकर भोजन के रूप में भंडारित कर लिया जाता, जबकि महिलाओं का यौन शोषण किया जाता और फिर उन्हें भोजन के लिए मार दिया जाता। फीनिक्स क्राई के आम लोग उनसे नफरत भी करते थे और डरते भी थे। समय बीतने के साथ साथ बर्बर जनजातियों ने लूटपाट का सिलसिला और भी बढ़ा दिया, और जब यह भयावह स्तर पर पहुंच गया तब जाकर साम्राज्य ने अंततः प्रतिक्रिया दी। दुर्भाग्यवश बर्बर जनजातियों की आबादी आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक थी। वे हवा की तरह उड़ते थे, एक रात गायब हो जाते और फिर किसी नई जगह प्रकट हो जाते। वे फीनिक्स क्राई के उन आम लोगों की तरह नहीं थे जिनके स्थायी निवास थे। उनका ठिकाना ढूंढना लगभग असंभव था, इसलिए फीनिक्स क्राई की सेना को केवल रक्षात्मक स्थिति में ही रहना पड़ा। लेकिन जब लॉन्ग त्यान शियाओ को सीमा पर भेजा गया तो उन्होंने बर्बर कबीलों पर बार बार छुपकर हमले किए, जिससे नदियां उनके खून से लाल हो गईं। इससे बर्बर कबीले भयभीत हो गए, जबकि सीमा के पास रहने वाले आम लोग चैन की सांस ले सके और शांति से रह सके। इसी तरह लॉन्ग त्यान शियाओ आम लोगों की नजरों में एक सैन्य देवता बन गए। लॉन्ग त्यान शियाओ की सेना जब बर्बर कबीलों से लड़ रही थी तो लगातार हमलों के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा।
अतिरिक्त सैनिकों के अभाव में सेना की संख्या तेजी से घटने लगी। ये सब देखकर आसपास के सभी आम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद और समर्थन किया। अगर उनके पास अतिरिक्त लोग थे तो उन्होंने अपने बेटों को सेना में भर्ती होने के लिए भेजा। अगर उनके पास अतिरिक्त धन था तो उन्होंने भोजन भेजा। जो कुछ भी वे दे सकते थे सब कुछ सीमा दमन सेना को भेजा गया। हालांकि इस तरह की आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी। जब सेना युद्ध नहीं लड़ रही होती थी तो वे हमेशा आम लोगों की खेती में मदद करने जाते थे, जो उनकी अपनी आपूर्ति बढ़ाने का भी एक तरीका था। तो सीमा पर रहने वाले आम लोग और सैनिक अब एक तरह से एक ही परिवार बन गए थे। उनकी आशा और उम्मीद से भरी आंखों को याद करके चेन फी की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। चाहे उन्हें मरना ही क्यों न पड़े, वे उन आम लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। चेन फी ने ये सब लॉन चेन को बताया, जिससे लॉन चेन को आखिरकार अपने पिता की गुप्त परेशानियों का मतलब समझ में आ गया। एक तरफ उनकी पत्नी और बेटा थे तो दूसरी तरफ लाखों निर्दोष आम नागरिकों की जिंदगियां। अगर उसकी जगह लॉन चेन होता तो भी उसके लिए चुनाव करना मुश्किल होता। अपने पिता के प्रति उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई और उसके दिल में गर्व भर गया। एक बहादुर योद्धा जो साम्राज्य की जनता के लिए लड़ता है वही तो सच्चा नायक है। चेन फी, मेरे पिता के पास लौट आओ। लॉन चेन ने इस बारे में सोचा, लेकिन अंततः वह चाहती थी कि वह वापस लौट आए। चेन फी के चेहरे के भाव बदल गए। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। चेन फी ने समझाया, यहाँ आने से ठीक पहले आपके पिता ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी पत्नी और बेटे की रक्षा के लिए यही रहना होगा, मृत्यु में भी। लॉन चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, भले ही आप रक्त संघनन के विशेषज्ञ हैं, लेकिन अब आप मेरी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। मार्शल आर्ट के अखाड़े में घायल होने पर आपने मेरी मदद नहीं की। इससे पता चलता है कि आप बेहद सतर्क हैं और मेरी मृत्यु के समय ही मेरी मदद करेंगे। लेकिन उस समय अगर आपने मदद की भी तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चेन फी काफी देर तक चुप रहा। इसकी वजह ये थी कि लॉन चेन की बातें बिल्कुल सच थी और वह उनका खंडन नहीं कर सकता था। राजधानी के भीतर एकमात्र व्यक्ति जो आपको इतना भयभीत कर सकता है वह मार्क्विस यंग ही होना चाहिए, है ना? लॉन चेन ने पूछा। चेन फी ने आह भरी और सिर हिलाया। सही कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि मैं मार्क्विस यंग को अपनी ओर आकर्षित न होने दूं, वरना मेरी जान चली जाएगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे पिता की उम्मीदों को तोड़ने से डर लगता है। इसीलिए तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार होने के बावजूद मैं चुप ही रहा। मुझे सच में खेद है। क्या मेरे पिता की मार्क्विस यंग से कोई दुश्मनी है? मार्क्विस यंग की उंगली तुम्हारे पिता ने काटी थी, चेन फी हंसते हुए बोला। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मार्क्विस यंग मुझे निशाना बनाएगा। पिताजी सचमुच बहुत क्रूर हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं रहूंगा। मेरे पिताजी ने मेरी एक उंगली काट दी थी, जबकि मैंने उनसे उनका सारा पैसा छीन लिया था। आप पहली बार राजधानी कब आए थे? लॉन चेन ने पूछा। 3 साल पहले। और मेरे पिता के पास आपके स्तर के कितने विशेषज्ञ मौजूद हैं? शुरू में 7 थे, लेकिन उनमें से एक कई वर्षों की लड़ाई के बाद मर गया, इसलिए अब केवल 6 ही बचे हैं। आप स्वर्ग के किस स्तर तक पहुंच चुके हैं? रक्त संघनन का 9वां स्वर्ग स्तर। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अगली बाधा को पार नहीं कर पाया। चेन फी ने आह भरी। वह पहले ही 37 वर्ष का हो चुका था। अगर वह 40 वर्ष की आयु तक भी इसे पार नहीं कर पाया तो जीवन भर ऐसा करना उसके लिए लगभग असंभव होगा। लॉन चेन को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि चेन फी अपनी आभा को छिपाने में बेहद माहिर था, फिर भी उसकी भौहों के बीच से रक्त ऊर्जा प्रकट हुई थी। ये स्पष्ट संकेत था कि रक्त अपने सबसे सघन रूप में संघनित हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो चेन फी को रक्त संघनन के चरम पर होना था। दुर्भाग्यवश वह अगली बाधा को पार करने में असमर्थ रहा। रक्त संघनन क्षेत्र को भेद कर कंडरा रूपांतरण क्षेत्र तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। फीनिक्स क्राई में हजारों रक्त संघनन विशेषज्ञ थे, लेकिन केवल 3 कंडरा रूपांतरण विशेषज्ञ थे। इन दोनों के बीच एक विशाल खाई थी, जिसे देखकर उसके सामने खड़े हर व्यक्ति का मनोबल गिर पड़ता था। चेन फी, मैं आज रात कुछ गोलियां बनाऊंगा, उन्हें मेरे पिता के पास ले आना। लॉन चेन लगभग खुद से ही बात कर रहा था। युवा स्वामी, ये। लॉन चेन ने हाथ हिलाकर उसकी बात काट दी। हालांकि तुम्हारी आभा छिपाने की तकनीकें उत्कृष्ट हैं, जो तुम्हें मार्क्विस यंग की इंद्रियों से भी छिपने में सक्षम बनाती हैं, लेकिन फीनिक्स क्राई की पूरी राजधानी में तीव्र उथल-पुथल मची हुई है। इसका मतलब है कि पूरा साम्राज्य जल्द ही उलझ जाएगा। तुम रहो या न रहो, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर मेरा लॉन परिवार सचमुच उस स्थिति तक पहुंच गया जहां तुम्हें अंततः कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम केवल अपनी ताकत से उस जहर का मुकाबला कर पाओगे? मैं तुम्हें जिंदा बाहर निकाल सकता हूँ, चेन फी ने कहा। लॉन चेन का चेहरा उदास हो गया। और मेरी माँ का क्या होगा? चेन फी तुरंत अवाक रह गया। उसकी आभा छिपाने की तकनीकें तो शक्तिशाली थी ही, लेकिन भागने की तकनीकें तो उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर मार्क्विस यंग भी उसका प्रतिद्वंदी होता, तब भी लॉन चेन को बचाने की उसकी 80% संभावना होती। लेकिन लॉन चेन की माँ के बारे में वह सचमुच कुछ भी जवाब देने में असमर्थ था। वह ज्यादा से ज्यादा एक अतिरिक्त व्यक्ति को साथ ला सकता था। दूसरे शब्दों में, उसकी माँ को बलिदान देना पड़ता। माफ कीजिए छोटे मालिक, लेकिन ये मेरे मालिक के आदेश हैं। मुझे इनका पालन करना ही होगा। चेन फी ने सिर हिलाया। लॉन चेन चौंक गया और साथ ही क्रोधित भी हो गया। उसके पिता ने उस परिस्थिति में उसकी जान बचाने के लिए उसकी माँ की बलि देने का फैसला किया था। शायद यह उनके लाड़ प्यार के कारण था, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए लॉन चेन ने अपने गुस्से को दबाया और ठंडे लहजे में कहा, चेन फी, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। एक मामूली से आदेश के लिए मुझे और मेरी माँ को नुकसान मत पहुंचाना। मैं अभी रसायन शास्त्रियों के संघ में कुछ औषधीय सामग्री लेने जा रहा हूँ। मैं पूरी रात उन्हें तैयार करने में लगा रहूंगा और तुम उन्हें मेरे पिता के पास ले आना। मुझे और मेरी माँ को बचाने की बात तो दूर, सोचना भी मत। अगर मुझे अभी तुम्हारी जान चाहिए होती तो धूल झाड़ने जितना आसान होता। अभी मेरे पास लॉन परिवार की अस्थायी रूप से रक्षा करने की शक्ति है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं और मुझे अपने पिता की मदद की तुरंत जरूरत है। इसलिए अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ। या तो मेरी बात मानो और मेरे पिता के पास लौट जाओ, या यही मर जाओ जहर के बिना। ये तुम्हें निश्चित रूप से मार देगा। चेन फी का चेहरा हरा और सफेद रंग का मिलाजुला रूप हो गया। वह लॉन चेन के शब्दों में छिपी भयंकर क्रोध की भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसे लगभग लॉन तियानक सियाओ की छवि अपने भीतर दिखाई दे रही थी।
उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो लॉन चेन सचमुच उसकी जान ले लेगा। उसे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन ऐसी अर्थहीन मौत सचमुच व्यर्थ होती। खैर, यह मामला लॉन परिवार का था। वह केवल कड़वी मुस्कान के साथ सहमत हो सका। बेशक अंदर ही अंदर वह बेहद परेशान था। लौटकर वह लॉन तियानशियाओं का सामना कैसे करेगा। लॉन चेन सीधे रसायन शास्त्रियों के संघ में गया। नीलामी से मिले पैसों से अब उसे औषधीय सामग्री उधार लेने की चिंता नहीं रही। संघ में आना वाकई एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि वहां उसकी जरूरत की सभी औषधीय सामग्रियां मौजूद थी। चेन फी को रक्षक बनाकर लॉन चेन ने सीधे अपनी ज्वाला से भट्टी को गर्म करना शुरू कर दिया। इस बार वह जिस गोली का निर्माण कर रहा था उसका नाम बाधा भेदने वाली गोली था। ये एक बेहद साधारण द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली थी जो बाधाओं को दूर करने की संभावना को बढ़ा सकती थी। लेकिन लॉन चेन जिस औषधीय फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा था वह पिल सॉवरेन की यादों से आया था। इसमें वही औषधीय तत्व थे, लेकिन उन्हें अलग अलग अनुपात में मिलाकर इसका प्रभाव पूरी तरह से अलग था। इसके अलावा लॉन चेन ने इसमें ड्रैगन बोन ग्रास भी मिला दी थी। इस तरह की शक्तिशाली औषधीय सामग्री से गोली की औषधीय शक्ति बढ़ जाती थी। यह अब कोई साधारण ब्रेकिंग बैरियर पिल नहीं रह गई थी। इस ब्रेकिंग बैरियर पिल का इस्तेमाल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया जाता था। निम्न श्रेणी की ब्रेकिंग बैरियर पिल लोगों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना में 10% की वृद्धि प्रदान कर सकती थी। लेकिन लॉन चेन जिस गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था वह उच्च गुणवत्ता वाली गोली थी और इससे साधकों को सफलता प्राप्त करने की संभावना 30% अधिक हो सकती थी। यदि यह बात दूसरों को पता चल जाती तो निश्चित रूप से वर्तमान दुनिया हिल जाती। ऐसी औषधीय गोली नीलामी में बिकने वाली मांसहाटी पुनर्स्थापन गोली से भी कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। वास्तव में उस मांसहाटी पुनर्स्थापन गोली में एक बड़ी खामी थी। हालांकि लॉन चेन ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया था। यदि किसी सामान्य व्यक्ति के अंग काट दिए जाएं, तो वह वास्तव में बिना किसी समस्या के एक नया अंग उगा सकता है। लेकिन अगर कोई साधक इसे ग्रहण कर लेता है तो वह अपनी आत्मा की जड़ की वास्तविक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग इसे ठीक करने के लिए करेगा। इससे अंततः उसकी चरम क्षमता का जीवन काल कम हो जाएगा। उस समय लॉन चेन ने फुगुई का हाथ काट दिया था और बिना किसी परेशानी के उसे ठीक भी कर दिया था। लेकिन बाद में जब याओ निकियान ने झाओ यान को बुलाया, खैर किसी भी हालत में साहसी लोगों को इस तरह कटने का खतरा हमेशा बना रहता था। और ऐसा भी नहीं था कि झाओ यान याओ निकियान के आकर्षण का विरोध कर पाता। ... धमाका, औषधीय भट्टी हिल उठी। उसे खोलने पर 3 गोल औषधीय गोलियां दिखाई दी। उनसे हल्की सी चमक निकल रही थी, जिसे देखकर थके हुए लॉन चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह उनकी तीसरी दवा बनाने की भट्टी थी। पहली बार में वे 3 गोलियां बनाने में सफल रहे थे, लेकिन दूसरी बार वे बस एक पल के लिए थोड़ा सा विचलित हो गए, जिससे विस्फोट हो गया। दवा बनाने की भट्टी बाल बाल बच गई। हालांकि सारी सामग्री राख में तब्दील हो गई थी। दवाइयों को परिष्कृत करना बस ऐसा ही था। जरा सी भी लापरवाही विफलता का कारण बन सकती थी। दवाइयों के विशेषज्ञ की तमाम तकनीकों के बावजूद भी कुछ विफलताओं से बचना असंभव था। उसका लक्ष्य 2 भट्टियों के बराबर गोलियां तैयार करना था। अब जब वह एक बार असफल हो चुका था तो थकावट के बावजूद उसके पास तीसरी बार प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन बोन ग्रास से युक्त ब्रेकिंग बैरियर पिल को बनाना बेहद कठिन था। लॉन चेन की अपार आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद भी वह पूरी तरह से थक गया था। लेकिन 6 दवाइयों को देखकर उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सार्थक हो गई। उसने एक पत्र के साथ साथ ये दवाइयां भी चौंक कर चेन फी को सौंप दी। चेन फी भोर होने से पहले ही निकल गया। लॉन चेन ने तरोताजा होने के लिए थोड़ी देर झपकी ली। जागने पर उसने महसूस किया कि वह बहुत अधिक स्वतंत्र और कम चिंतित है। उसके पिता का मामला हमेशा से उस पर एक भारी बोझ की तरह मंडराता रहा था। अब जब उसे आखिरकार अपने पिता की स्थिति के बारे में पता चल गया था तो वह आशा से भर उठा था। उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि चेन फी को यह नहीं पता था कि उसके पिता को कौन निशाना बना रहा है। लॉन तियानिक्सियाओ ने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। लेकिन अब ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। अपने पिता के बारे में खबर मिलने के बाद वह लड़ने के जज्बे से भर गया था। बिस्तर से उठकर उसने लिटिल स्नो को अपने सामने रख दिया। लॉन चेन ने स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ का यही नाम रखा था। नन्हा स्नो रोता और सिसकता रहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी उंगली को दांतों से दबाकर खून की एक बूंद निकाली। उसने वह खून नन्हे स्नो के मुंह में डाल दिया। जब लिटिल स्नो ने खून की वह बूंद मिली तो उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने उत्सुकता से लॉन चेन की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर लाल बालों का छोटा सा गुच्छा बेहद प्यारा लग रहा था। अधिकांश जादुई जीवों के लिए पहली बार चखे गए रक्त का स्वाद उन्हें हमेशा याद रहता है। उस रक्त का स्वामी ही उनका परिवार बन जाता है। बेशक ठंडे रक्त वाले जादुई जीव इससे अपवाद थे। उनके लिए अलग तकनीकें थीं। जैसे ही लिटिल स्नो ने अपनी आंखें खोली वह धीरे धीरे लॉन चेन की ओर रेंगने लगा। उसका चलना बेहद अस्थिर था और वह किसी भी क्षण ठोकर खाकर गिर सकता था, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर रेंगता रहा। 1 नन्हे स्नो को देखकर लॉन चेन को एक अलग ही गर्माहट का अनुभव हुआ। अपनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति से वह नन्हे स्नो की आत्मा में छिपी तड़प को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जैसे ही लिटिल स्नो ने लॉन चेन को स्वीकार किया, लॉन चेन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लू फॉन्ट द्वारा सिखाई गई गुप्त तकनीकों का प्रयोग करना था। इससे लिटिल स्नो की आत्मा पर एक प्रकार का दास्ता का चिन्ह लग जाएगा, जिससे वह कभी भी उसे धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन लॉन चेन अभी भी दास छाप का उपयोग करने को लेकर हिचकिचा रहा था। वह इस छोटे से जीव को गुलाम बनाने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस बारे में सोचते सोचते अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा गीला हो गया है। वह छोटा बच्चा उसकी गोद में चढ़ गया था और बड़े चाव से उसका चेहरा धो रहा था। लॉन चेन हंसा और उस नन्हे बच्चे को गले लगा लिया। वह लिटिल स्नो को लॉन्ग एस्टेट से शहर के बाहरी इलाके में ले आया। अब जब नन्हे बच्चे ने अपनी आंखें खोली थी तो उसके लिए खुद को संयमित करने का समय आ गया था। जादुई जीवों में असाधारण जीवन शक्ति होती है। आंखें खोलते ही वे अपना भोजन स्वयं ढूंढने और खाने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें अब उस पोषक तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती जो उन्हें शावक के रूप में चाहिए होता था। उसे शहर से बाहर ले जाना ही लिटिल स्नो के परिपक्व होने का सबसे तेज तरीका था। लेकिन शहर छोड़ने से पहले उसे अभी भी किसी खास व्यक्ति को ढूंढना था। महज 1 घंटे में लॉन चेन एक विशाल चारागाह पर पहुंच गया। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और पूरी धरती कांप उठी। लॉन चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
वन चीनी भाषा में लिटिल स्नो को इट कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेजी में लिटिल स्नो को ही कहना बेहतर लगता है, जैसे आप अपने कुत्ते को इट नहीं कहते। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी रूप से हमें अभी लिटिल स्नो का लिंग नहीं पता है और अन्य लोग लिटिल स्नो को ही के बजाय इट कह सकते हैं।